अस्सलामुअलैकुम। आल अफसर ने कहा, तुमने पुलिस के दफ्तर में आकर यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचा है। मैं इंस्पेक्टर और सिपाहियों को हुक्म देता हूँ, आइंदा तुम इस तरह ताकत का मुजाहरा करोगे तो तुम्हारे हाथों और पैरों में गोलियां मारकर तुम्हें जख्मी कर दिया जाएगा। दूसरे अफसर ने कहा, जरा अकल से सोचो, गोलियां तो तुम्हारे जिस्म से निकल जाएंगी, लेकिन तुम लाख ताकतवर होने के बावजूद हाथों और पैरों से हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगे। तमाम सिपाहियों ने अपनी गन्नों का रुख उसकी तरफ कर लिया। वह बेबसी से घूरकर आला अफसरान को देखने लगा, फिर अपने सर के बालों को नोचते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। वो आलमी रिकॉर्ड कायम करने और गैर मामूली कुव्वतों का हामिल होने के बावजूद वहां बेबस हो गया था और अपनी तौहीन महसूस कर रहा था। उसी लम्हे महाराज वहां आया। आला अफसर ने पूछा, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाज़त दी है? वो बोला, मुझे कहीं जाने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, मैं टेलीपैथी जानता हूँ। महागुरु और कानून के काम आने के लिए यहाँ आया हूँ। पांडे ने कहा, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। अपना टेलीपैथी से उस ससरी को पकड़ के लाओ, इस सब पुलिस को पत्थर का मूर्त बनाए दो। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महागुरु, टेलीपैथी के जरिए किसी को पत्थर नहीं बनाया जा सकता। हम सबको एक अच्छे शायरी की तरह कानून का साथ देना चाहिए। आपकी बहन रत्ना यहाँ आई है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गुस्सा न करें, दिमाग ठंडा रखें। हम और आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकेंगे। आला अफसर ने कहा, तुमने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। अभी तुम्हारी जगह कोई दूसरा पांडे होता तो हम उसे हवालात में बंद कर देते। अकल से काम लो, जो इज्जत तुम्हें मिल रही है उसे संभाल कर रखना सीखो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कल के अखबारों में तुम्हारे जख्मी होने और अपाहिज बन जाने की खबर छाए हो? वो कुछ ठंडा पड़ गया, धीमी आवाज में बोला, ठीक है अफसर साहब, जो तुम्हार मर्जी, हम इधर चुपचाप बैठा रहेगा, मगर उस सुसरी को देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिवान कैसे हो गई है। उसने हमारे एक चेले को मार डाला है। आला अफसर ने हुक्म दिया कि रत्ना उसके पति और बच्चे को लाया जाए। अगर महागुरु पांडे अपनी जगह से उठे और कानून के खिलाफ कोई भी हरकत करे तो इसके हाथों और पैरों को गोलियों से छलनी कर दिया जाए। दो सिपाही हुक्म की तामील करने के लिए चले गए। सानी ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि वहाँ असली रत्ना आ गई है, लिहाजा उस बिगड़ने वाली सिचुएशन को महाराज के जरिए संभाला जा सकता है। महाराज मेरे ही हुक्म पर पुलिस के दफ्तर में आया था और सानी वहाँ के हालात फहमी और अली को बता रही थी। महागुरु मानिक जातियों नाश्ता करने के बाद ये कहकर गया था कि वो अंग्रेज जासूस का तमाशा देखेगा कि वो किस तरह पांडे को उल्लू बना रहे हैं। इस तरह वो भी रेलवे स्टेशन के दफ्तर में चला आया। चूंकि वो एक मुअज़्ज़ज़ शायरी था, इसलिए आला अफसर ने उसे दफ्तर में आने की इजाज़त दी थी। उसने आकर कहा, आईजी साहब, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रत्ना यहाँ है और अभी ट्रेन से आई है। अगर अभी आई है तो कल रात धर्मराज को किस रत्ना ने कत्ल किया था? आईजी ने कहा, हाँ, ये केस उलझ गया है, पहले हम तस्दीक तो कर लें कि अभी ट्रेन से आने वाली महागुरु पांडे की ही बहन है। सिपाही रत्ना और उसके पति और बच्चे को ले आए। रत्ना का आधा चेहरा आंचल से छुपा हुआ था। आला अफसर ने कहा, अपना चेहरा दिखाओ, साड़ी का ये आंचल हटाओ। उसने आंचल हटाया। महागुरु मानिक जातियों से देखकर चौंक गया, क्योंकि उसकी हमशक्ल रत्ना को वो अभी अपनी कोठी में छोड़कर आया था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। महागुरु ने उसे देखते ही कहा, हाँ, यही ससरी हमारी बहना रत्ना है। क्यों री, अपने यार के साथ भाग गई थी? वो बोली, भैया, मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ, मेरी बेइज्जती आपकी बेइज्जती होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बाकायदा शादी की है, हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट है। ये मेरे पति मोहनदास है, आपके बहनोई है। खबरदार, किसी लफंगे को हमरा बहनोई बोलेगी तो हम जुबान खींच लेंगे, तुहार बच्चे का टेंटवा दबा देंगे। आला अफसर ने कहा, महागुरु पांडे, तुम एक मुजरिम की तरह हमारे सामने अपनी बहन को धमकियां दे रहे हो, दिमाग ठंडा रखो। ठीक है अफसर साहब, हमारा दिमाग ठंडा हो गया है। ये हमारी बहन है, हम इसके भाई हैं, हम इसको अपने घर ले जाने का हक रखते हैं, आप इसको हमारे साथ जाने दें। आला अफसर ने कहा, हमने घाट घाट का पानी पिया है, इतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया? तुमने सोच लिया कि बहन बहनोई और बच्चे को ले जाकर इनके साथ क्या सलूक करोगे, मगर हम उस वक्त रत्ना को साथ जाने देंगे जब तुम पक्के कागज़ पर यह लिख कर दोगे कि अगर तुम्हारी बहन बहनोई और भांजा किसी हादसे में या गैर कुदरती तौर पर मरेंगे या दम घुट जाने से मरेंगे तो इनके कातिल तुम कहलाओगे। वाह साहब, ई का कानून है, हजारों लोग ऐसा वैसा मौत मर जाती है, हम का जानत है इनका नसीब माँ कैसा करके मरना है। ये तीनों ऐसा वैसा मौत मरेंगे तो का हम इनका कातिल बन जाएंगे? ये तो कोई इंसाफ नहीं है। महाराज ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, जरा 1 मिनट के लिए बहस बंद करें और मेरी बात सुने। मैं इतनी देर से इस औरत और इसके पति का दिमाग पढ़ रहा था, अब यकीन से कहता हूँ कि ये महागुरु की बहन रत्ना नहीं है। पांडे ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहा, हम हमारी बहनों को ना ही पहचानत है, इस सुसरी को हम बचपन से देख रहे हैं। महाराज ने कहा, इसकी सूरत पहले ऐसी नहीं थी, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इस औरत को रत्ना की हमशक्ल बनाया गया है। आला अफसर ने पूछा, हम तुम्हारी बात का कैसे यकीन करें? इंसान के अंदर जो छुपे हुए ख्यालात होते हैं उन्हें हम टेलीपैथी के जरिए पढ़ लेते हैं और हकीकत मालूम कर लेते हैं। इस औरत और मर्द को भी ये मालूम नहीं है कि इन दोनों का ब्रेन वॉश किया गया। ये दोनों अपनी पिछली जिंदगी भूल गए हैं
इस औरत के दिमाग में ये ख्यालात ठूंस दिए गए हैं कि ये महागुरु धनराज पांडे की बहन रत्ना है और ये उसका पति मोहनदास है। अफसर ने पूछा, फिर ये कौन है? अगर इनकी याददाश्त वापस आएगी तो मैं इनके ख्यालात पढ़कर बता सकूंगा कि ये दोनों बेचारे कौन है और किस मकसद के लिए इन्हें रत्ना और मोहनदास बनाया गया है। आला अफसर ने शुबा जाहिर करते हुए पूछा, क्या तुम वाकई टेलीपैथी जानते हो? मैं यहाँ सबके दिमागों में पहुंचकर अभी टेलीपैथी का मुजाहरा करूंगा, लेकिन आप ये भी सोचेंगे रत्ना ने मेरे भाई धर्मराज को कत्ल किया है। मैं तो चाहूंगा कि इसे सजाए मौत हो। अगर ये कानून से बच निकलेगी तो मैं टेलीपैथी के जरिए इसकी सांस रोक दूंगा। ये दम घुट जाने के बायस यही मर जाएगी और किसी की समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे मर गई है। लेकिन मैं इस औरत से इंतकाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर की बात जानता हूँ। यह रत्ना नहीं है। आला अफसर ने कहा, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम टेलीपैथी जानते हो। महाराज ने एक सिपाही से उसका नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम दीनदयाल है। दीनदयाल, तुम अच्छे सेहतमंद हो। अपने अंदर इरादा कर लो कि सांस नहीं रोकोगे, मगर मेरी टेलीपैथी तुम्हें सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। दीनदयाल ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सांस नहीं रोकूंगा, आप आजमा लें। महाराज ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अचानक उसने सांस रोक ली। एक दो बार सांस लेने की कोशिशें की मगर नाकाम रहा। उसके हाथ से गन छूट गई। वो खड़ा हुआ था, सांस लेने की पूरी कोशिश करते हुए डगमगाने लगा, फिर फर्श पर गिर पड़ा। महाराज उसके दिमाग से निकल आया। वो फर्श पर गिरा हुआ गहरी गहरी सांसें लेने लगा। महाराज ने कहा, मैं इसके दिमाग से निकलना आता तो यह भी फर्श पर तड़प तड़प कर मर जाता। सिपाही फर्श पर ईंगता हुआ आकर महाराज के कदमों से लिपट कर बोला, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आपने मुझे मरने से बचा लिया है। महाराज ने कहा, जाओ और अपनी गन उठाकर एक सिपाही की तरह अपने अफसरान के सामने खड़े रहो। वाला अफसर के दिमाग में गया, फिर वापस आकर बोला, आप अभी सोच रहे हैं कि यह टेलीपैथी जानने वाला बहुत खतरनाक है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आला अफसर ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, अभी मैं यही सोच रहा था। महाराज ने कहा, मैं बरसों से शहर में महागुरु धनराज पांडे की सेवा करने आता हूँ। आज तक मैंने यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं खतरनाक हूँ। महागुरु मानिक जातियों ने कहा, हमने सुना था कि महागुरु पांडे के दो चेले सूर्यराम और धर्मराज टेलीपैथी जानते हैं। आज ये देख लिया कि ये कितना खतरनाक इल्म है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यही कि तुम्हारा भाई धर्मराज टेलीपैथी जानता था, फिर रत्ना के हाथों कैसे मर गया? रत्ना ने पिछले 4 वर्षों में कुछ गैर मामूली सलाहियतें हासिल की हैं। वो योगा जानती है। योगा जानने वाले टेलीपैथी की लहरों को अपने दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लेते हैं। सांस रोकने से ख्याल खुआने की लहरें दिमाग से बाहर चली जाती हैं। शायद इसी वजह से मेरा भाई धर्मराज रत्ना का मुकाबला ना कर सका। रत्ना और उसका पति मोहनदास हैरानी से ये बातें सुन रहे थे। मोहनदास ने कहा, आप कहते हैं हमारा ब्रेन वॉश किया गया है और हम अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर खुद को महागुरु पांडे का रिश्तेदार समझ रहे हैं, लेकिन हमें क्यों पता नहीं चला कि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? महाराज ने कहा, जब तुम दोनों की याददाश्त वापस आएगी तब तुम्हें यह भी याद आ जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन मुझे मोहनदास और मेरी पत्नी को रत्ना किस मकसद के लिए बनाया गया है और किसने ऐसा किया है, तुम लोगों की याददाश्त वापस आने पर ही मालूम हो सकता है कि ऐसा किसने किया है और ऐसा करके वो क्या फायदा हासिल कर रहे। मानिक जातियों ने कहा, हमारी समझ में कुछ आ रहा है। अंग्रेज भी टेलीपैथी जानते हैं, शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो टेलीपैथी के जरिए फरहाद अली तैमूर को इस दुनिया से नहीं मिटा सकते हैं। यहाँ रहकर अलबत्ता मिटा सकते हैं। फरहाद अली तैमूर? आला अफसर ने चौंक कर कहा, वो तो टेलीपैथी का बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको तो आज तक कोई नहीं मार सका। फिर हमारे शहर में ऐसा कौन है जो उसे हलाक करना चाहता है? मानिक जातियों ने कहा, फरहाद से जिस्मानी तौर पर वही मुकाबला कर सकता है जो बहुत ही गैर मामूली कुव्वत का मालिक हो। इस शहर में 2 ही गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत के मालिक हैं, एक हमें और दूसरा महागुरु धनराज पांडे। एक अंग्रेज जासूस एक भारतीय गाइड के साथ मुझसे सौदा करने मेरे पास आया था। मुझसे कह रहा था, अगर मैं फरहाद से मुकाबला करके उसे हलाक कर दूं तो मुझे इस देश का बेताज बादशाह बना दिया जाएगा। आला अफसर ने कहा, इसका मतलब है हमारे शहर में आलमी सतह की साजिश हो रही है। महागुरु मानिक जातियों, तुमने उस अंग्रेज जासूस को क्या जवाब दिया? मेरे जवाब देने से पहले उस जासूस ने कहा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो लोग यही काम महागुरु धनराज पांडे से लेंगे। पांडे अपनी बहन रत्ना को पाने और उसे जान से मार डालने के लिए फरहाद को भी मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। आला अफसर ने महागुरु पांडे से पूछा, क्या वो अंग्रेज तुमसे ऐसा कोई सौदा कर रहे? हाँ, हमारी बहना को जो ढूंढ कर लावेगा वो हमारा दोस्त होगा। हम उस दोस्त की खातिर फरहाद तो क्या, फरहाद के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। आला अफसर ने कहा, तुम अपनी झूठी गैरत के लिए बहन और बहनोई को हलाक करने की खातिर खुद को एक मुजरिम बनाना चाहते हो। ये बात इतनी बढ़ गई है कि तुम आलमी साजिश में मुलव्विस होकर फरहाद से मुकाबला करने की हमाकत करने वाले हो। तुम सिर्फ इस शहर के ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरा बन रहे हो। मैं वजारत दाखिला में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भेजूंगा। तुम्हें जल्द ही कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। हमारी समझ में ये ना ही आवत है कि हमारी बहना और हमारे घर का मामला कानून का ही आवत है। तुम्हारा जिस्म हाथी जैसा और दिमाग चूंटी जैसा, इसलिए बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जब ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाएगा
तो जो आलमी शोहरत तुम्हें मिली है वो खाक में मिल जाएगी। तुम अपने देश में इज्जतदार नहीं, एक मुजरिम कहलाओगे। तो शायद ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि बरसों मेहनत करते रहने के बाद इज्जत और शोहरत हासिल होती है, लेकिन जिल्लत पलक झपकते ही मिल जाती है। मोहनदास ने पूछा, सर हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या हम जा सकते हैं? रत्ना ने कहा, मगर हम कहाँ जाएंगे? आज तक महागुरु पांडे को भाई समझकर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे। ऐसे शहर में भी हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई रोजगार नहीं, बच्चे का दूध खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मानिक जातियों ने कहा, महागुरु पांडे ये तुम्हारी बहन नहीं है, मगर बहन बनकर इस शहर में आई है। तुम इसके पति के रोजगार और रहने का ठिकाना कर सकते हो। हम काहे इसका काम आए? जिस औरत का नाम रत्ना होगा हमको उसे नफरत होगी। फिर इसकी सूरत तो बिल्कुल रत्ना जैसी है। इसको बोल दो कभी हमारे सामने आए तो घूंघट में मुंह छुपा कर रखे, नहीं तो आगे ना बोलो। पुलिस के बड़े अफसरान तुम्हारे इरादे को अच्छी तरह समझ गए हैं। बहन रत्ना तुम फिक्र न करो, इस शहर में हमारा एक बहुत बड़ा आश्रम है। तुम अपने पति और बच्चे के साथ वहां रहोगी। तुम्हें 3 वक्त खाना मिलेगा, तुम्हारे पति को नौकरी मिलेगी, और ये 2000 रुपये रखो। बच्चे के लिए दूध और जो जरूरी सामान चाहो खरीद लो। मानिक जातियों ने अपने एक चेले को बुलाकर कहा, इन पति पत्नी और बच्चे को आश्रम में पहुंचा दो। इंचार्ज से बोलो इनका ख्याल रखे। रत्ना अपने पति और बच्चे के साथ वहां से चली गई। वही महागुरु पांडे की असल बहन थी। मैंने महाराज के दिमाग में रहकर उसे एक भाई और अपनी जायदाद से फिलहाल महरूम कर दिया। ऐसा करने से पति पत्नी और बच्चे की जान बच गई। आइंदा किसी मुनासिब मौका पर रत्ना को उसके जायज हकूक दिलाए जा सकते थे। आला अफसर ने पांडे से कहा, महागुरु मानिक जातियों कितना महान है ये तुम नहीं समझ सकोगे। कल इसने तुम्हारी बहन को अपनी बहन बनाया और आज उसकी हमशक्ल रत्ना को भी अपने आश्रम में पनाह दी है। इंसान ताकत हासिल करके नहीं, दूसरों के आगे काम करके बड़ा बनता है। हमारी समझ इतनी छोटी नहीं है। हम महागुरु मानिक जातियों की चालाकी को खूब समझते हैं। इस ससुरा हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करत है, मगर हम ऊंचा और ऊंचा रहेगा। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, फिर मानिक जाति को घूरता हुआ वहां से चला गया। आला अफसर ने अपने माध्यतों से कहा, शहर के तमाम थाने वालों को मेरा हुक्म सुना दो कि महागुरु पांडे पर कड़ी नजर रखें। मैं इंटेलिजेंस वालों से कहूंगा कि वो अपने जासूस इसके पीछे लगाएं और ये मालूम करें कि किन ममालिक के जासूस महागुरु पांडे से आकर मिलते हैं। पांडे रेलवे स्टेशन से बाहर आकर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। जब कार चलने लगी तो मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरने लगी। उसने फोन ऑन किया, फिर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी बहन रत्ना बोल रही हूँ। वो गुस्से से बोला, ए सुसरी, तू अभी इधर से गई और अभी फोन कर रही है? जो इधर से गई वो आपकी बहन नहीं थी, फिर ये क्यों समझ रहे हैं कि वही बेचारी बोल रही है? अच्छा, तो तू कल रात वाली रत्ना है जिसने धर्मराज की हत्या की थी। अब ठीक समझ रहे हैं, भगवान आपको और बुद्धि देगा। ई ससरी, तू का समझत है? हमरे पास बुद्धि नहीं है। जिस दिन तेरी गर्दनवा हमारे हाथ में आएगी हम बताए देंगे कि हम कितने बड़े बुद्धिमान हैं। भैया आप इतना भी नहीं जानते कि गुस्सा उनको आता है जो बेवकूफ़ होते हैं। ए बेवकूफ़ तू होगी, तेरा बाप होगा। हम दोनों का बाप एक ही, और आप बड़ी बेवकूफ़ी से अपने बाप को बेवकूफ़ कह रहे हैं। ई ससुरी, हमको गुस्सा मत दिला, नहीं तो आप अपना फ़ोन तोड़ डालेंगे। मैं पूछती हूँ, जब मैं बाकायदा शादी कर चुकी हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो आप गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? क्या इसलिए कि मैंने आपकी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से शादी की है? इस शहर में हमने अपनी इज्जत बनाई, मगर तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। सब कहते हैं कि हमारी बहना अपने यार के संग भाग गई है, हम शर्म से मर जाते हैं। तेरा का जावत है। मेरी शादी को कानूनी तौर पर कबूल किया गया है। मैंने धर्म के मुताबिक प्रीतम कुमार को अपना पति बनाया। अगर आप उसे अपना बहनोई मानकर गले लगाएंगे तो दुनिया आपके बड़ेपन की तारीफें करेगी। तारीफें ना ही करेगी, हमारा मजाक उड़ाएगी। सब कहेंगे पांडे बलवान होकर बहना की जिद के आगे हार गया। उसे फोन पर अली की आवाज़ सुनाई दी। वो फहमी से कह रहा था, रत्ना मुझे अपने भाई से बात करने दो। फहमी की आवाज़ आई, नहीं प्रीतम, भैया तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे भैया इतने बुजदिल हैं कि हमसे बात करते हुए डरते हैं? पांडे ने फोन पर चीख कर कहा, ए बुजदिल होगा तेरा बाप, हम बात करने से ना ही डरते हैं। ए रत्ना, अपने मर्दबा को फोन दे। चंद सेकंड के बाद अली ने कहा, जयराम जी की साले साहिब। ए साला होगा तू, जयराम जी भी बोल रहे थे और गाली भी देते। ये गाली नहीं है, तुम रिश्ते में साले हो। मैं इज्जत से साले साहब कह रहा हूँ। हम ई शादी को ना ही मानत हैं। तू हमारे कोई ना हो, मेरे होने वाले बच्चे के मामा तो बनोगे। ये बात अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि एक आदमी के इनकार करने से शादी का मजबूत बंधन नहीं टूटता, वो भी तुम्हारे जैसे आदमी के इनकार करने से जिसकी खोपड़ी में गधे का दिमाग है। वो गुस्से से फट पड़ा, गधे का बच्चा, हमको गधा कहता है। वह फोन को कार की बॉडी पर जोर जोर से मारते हुए बोलने लगा, हम तू का जिंदा ना ही छोड़ेंगे। तय को मार मार के वह फोन को कार की बॉडी पर मारता जा रहा था। फोन चूर चूर हो चुका था, फिर भी वो घुन से मारे जा रहा था। उसके 2 चेले गन लिए बैठे हुए थे, मगर महागुरु के गुस्से का अंदाज ऐसा था कि वो भी सहम कर अपनी जगह सिमट गई। कार की बॉडी पिचक गई थी, मगर उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो गधा कहने वाले को मारे जा रहा है। मैंने अचानक उसके दिमाग में कहा, बे चुप। वो एकदम से चौंक गया।
दोनों हाथों से सर को थामकर सोचने लगा ये कैसी आवाज़ थी। दिमाग के अंदर किसी ने अबे चुप कहा था। गुस्सा दिमाग को कमज़ोर बना देता है। 7 घंटों तक सांस रोकने वाले का दिमाग फौरन ही पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता है, लेकिन वह गुस्से की इंतहा को पहुंचा हुआ था। उस वक्त उसने मुझे अपने अंदर आने से नहीं रोका, मगर सोच में पड़ गया कि उसके अंदर कौन बोल रहा है। मैं दूसरी बार उसके अंदर नहीं गया क्योंकि मैंने उसका गुस्सा कम कर दिया, उसकी सोच को दूसरी तरफ लगा दिया। वो गुस्से के बाय सामते हुए सोच रहा था। फिर उसने चेले से कहा, समुंदर का ओर चलो, हमारा दिमाग गर्म हो गवा है। वो कार समुंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर चलने लगी। महागुरु मानिक जातियों अपनी कोठी में वापस आया। फहमी और अली को बताने लगा कि रेलवे पुलिस के दफ्तर में जो रत्ना थी वो बेचारी कोई और थी। महाराज ने टेलीपैथी के जरिए उसकी असलियत मालूम किया। वैसे ये तमाम बातें फहमी और अली को सानी के जरिए मालूम हो चुकी थी। उसी वक्त एक चेले ने मानिक जातियों के पास आकर कहा, महागुरु एक बुरी खबर है। आपके 2 चेले जो रत्ना मोहनदास और उसके बच्चे को लेकर आश्रम जा रहे थे, उन्हें किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया है। मानिक जाति उछलकर खड़ा हो गया। हमारे चेलों को किसने गोलियां मारी हैं? रत्ना, उसका पति और बच्चा कहाँ है? उनका कोई पता नहीं। जिस कार में वो जा रहे थे वो एक सड़क के किनारे खड़ी है, उसमें आपकी चेलों की लाशें हैं। उन तीनों को कोई ले गया है। और कौन ले जा सकता है? महागुरु पांडे के चेले ले गए होंगे। उस गधे को यकीन नहीं आया कि महाराज टेलीपैथी के जरिए सच कह रहे। एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ आया, फिर बोला, महागुरु आपको ये अफसोसनाक इतला मिल गई होगी कि आपके 2 चेले हलाक कर दिए गए हैं। मानिक जातियों ने कहा, मैंने यह भी सुना है कि रत्ना और मोहनदास अपने बच्चे के साथ लापता हैं। साफ जाहिर है कि उन तीनों को अगवा किया गया है। जी हाँ, शहर की तमाम पुलिस महागुरु पांडे को तलाश कर रही है। उसके मोबाइल फ़ोन पर भी उससे रब्ता नहीं हो रहा। इसका मतलब है वो उन 3 बेगुनाहों को कहीं कैद करने या हलाक करने ले गया। मानिक जाति पुलिस वालों के साथ जाए वारदात की तरफ चला गया। एक इंस्पेक्टर ने आईजी को इतला दी, महागुरु पांडे समुद्र के किनारे है, उसके साथ 2 मुसल्ला चेले हैं। हम उसे गिरफ्तार करना चाहेंगे तो काउंटर फायरिंग होगी। मुझे ज़्यादा मुसल्ला सिपाहियों की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद पुलिस की कई गाड़ियां साहिल के उस हिस्से की तरफ आईं और पांडे को चेलों और कार समेत चारों तरफ से घेर लिया। पांडे ने पूछा, ई क्या हो रहा है? कहा हम कोई डाकू है? ऐसे घेरेवा लेने का मतलब क्या है? एक अफसर ने कहा, अपने चेलों से कहो हथियार फेंक दें। तुम भी अपना हथियार फेंक दो। उन्होंने अपने हथियार दूर फेंक दिए। तमाम मुसल्ला सिपाही उनके करीब आ गए। अफसर ने हुक्म दिया, महागुरु पांडे को हथकड़ी पहना दो। पांडे ने पीछे हटकर कहा, खबरदार, हम चोर डाकू नहीं है। हमको हथकड़ी पहनाओगे तो बहुत बुरा होगा। अफसर ने कहा, और तुम ताकत का मुजाहरा करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तुम्हें गोलियों से जख्मी करके ले जाया जाएगा। आखिर हमने क्या किया है? हमारा जुर्म तो बताओ। आईजी साहब के दफ्तर में बताया जाएगा। फिलहाल अपाहिज नहीं बनना चाहते तो हथकड़ी पहन लो। उसने चारों तरफ दर्जनों बंदूकें देखी तो मजबूर होकर हथकड़ी पहन ली। उसने आईजी के दफ्तर में पहुंचकर कहा, ये हमारे साथ अच्छा सलूक ना ही हुआ। कानून का कुर्सी में बैठने का ये मतलब नहीं है कि तुम एक इज्जतदार का बेइज्जती करो। आईजी ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ, रत्ना, मोहनदास और उनका बच्चा कहाँ है? हमसे क्या पूछा तो? मानिक जातियों के चेले उनको ले गए। मानिक जातियों से पूछो। उसके दोनों चेलों को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। उसके बाद रत्ना, मोहनदास और बच्चे को अगवा किया गया है। ये हमारे लिए नया बात है। हम का जाने किसने उसे गोली मारी और उन तीनों को अगवा किया। हम तो वो वक्त समुंदर का हवा खावत रही। तुम इसलिए समुंदर की तरफ गए थे कि शहर में जो वारदात हो उसका इल्ज़ाम तुम पर ना आए। ये झूठ है। हमरे चेलों ने ऐसा नहीं किया है। तुम डंगे की चोट पर कहते रहे हो कि तुम्हें रत्ना के नाम से नफरत है, रत्ना की सूरत से नफरत है। अगर रत्ना की हमशक्ल भी सामने आएगी तो तुम उसे मार डालोगे। का मुंह खोलने से, जुबान हिलाने से गोली चल जावत है। हम तो अब तलक मुंह से बोलत रहे हैं, अभी तक एक गोली ना ही चलाया है। तुमने नहीं, तुम्हारे हुक्म पर तुम्हारे चेलों ने यह वारदात की है। तुम्हारी भलाई इसी में कि उन तीनों को यहाँ ले आओ। किधर से लावे? हमसे जबरदस्ती मत करो। हम भी थोड़ा कानून जानत हैं। हमरे खिलाफ सबूत मिलेगा, गवाह मिलेगा तो हमको सजा दे सकोगे, नहीं तो ही कुर्सी पर बैठा रहोगे। आईजी ने कहा, इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दो। उसी वक्त महागुरु पांडे के वकील ने आकर कहा, ठहरिए, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ। यह अदालत से हासिल किया हुआ महागुरु पांडे का जमानतनामा है। वकील ने कागजात पेश किए। आईजी ने पढ़ा, फिर शिकस्त खुर्दा लहजे में हुक्म दिया, इसकी हथकड़ी खोल दो। पांडे ने जोरदार कहका लगाया। फिर हथकड़ी खुलते ही वकील के शाने को थपक कर कहा, शाबाश वकील साहब, तुमने हमरे नमक का हक अदा कर दिया। कानून हमको जूता मारना मांगता था, हम कानून को जूता मार के जा रहे हैं। वो कह के लगाता हुआ वकील और चेलों के साथ चला गया। आईजी ने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, कानून की छलनी में बेशुमार सुराख है। मुजरिम को बच निकलने के हजारों रास्ते मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानिक जातियों ने आकर पूछा, आईजी साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने महागुरु पांडे को रिहा कर दिया। आईजी ने कहा, हमारी इस कुर्सी और इस वर्दी ने हमें जकड़ रखा है, हम मजबूर हो गए। उसका वकील अदालत से जमानतनामा लेकर आया था, मगर हमारे 2 चेले मारे गए। क्या उनके लिए इंसाफ नहीं होगा? अगर तुम अदालत में यह साबित कर दोगे कि महागुरु पांडे या उसके चेलों ने तुम्हारे 2 चेलों को मारा है तो उन्हें ज़रूर सजा मिलेगी। फिलहाल कोई सबूत और गवाह नहीं है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे।
उन कातिलों और अगवा करने वालों को सुराग जरूर लगाएंगे। महागुरु पांडे अपने वकील के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसने कहा, वकील साहब, तुमने बड़ी फुर्ती दिखाई। तुका कैसे मालूम हुआ कि हम गिरफ्तार हो गए हैं? ये एक राज की बात है, अकेले में कहूंगा। ई कार में हमरा 2 चेला है, हमरा राजदार है। तुम बेफिक्र होकर बोलो। जो अंग्रेज जासूस आपसे सौदा करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो ठीक 10 बजे वारदात करेंगे और मुझे आपकी हिफाजत के लिए 11 बजे अदालत से जमानतनामा हासिल कर लेना चाहिए। मगर उस असरा लोगों ने ऐसा वारदात क्यों किया है? आपकी बहन रत्ना मोहनदास और उसके बच्चे को अगवा करने के लिए ऐसा किया है। अरे वो जासूस लोग ना ही जानत है, वो हमारी सगी बहना ना ही है। महागुरु वो दुनिया के बड़े माने हुए जासूस हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती। आपकी सगी बहन रत्ना वही है जिसे अगवा किया गया है। तुम सूर्यराज की टेलीपैथी को गलत बोल रहे हो। गलत और सही का पता भी चल जाएगा। आप मेरे साथ महाराज के बंगले में चले। पांडे ने अपने चेले को हुक्म दिया कि वो महाराज के बंगले की तरफ चले। फिर जेरे लब बड़बड़ाने लगा, सूर्यराज हमारा बहुत बड़ा सेवक है, हमारा बहुत वफादार है, वो हमसे काहे झूठ बोलेगा? वकील ने कहा, महाराज किसी के भी दिमाग में जाकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक झूठ सच बोलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए महाराज के दुश्मन बनकर उसे मार डालने की धमकी दें। उसे ऐसी मुसीबत में रखें कि वो टेलीपैथी के जरिए किसी को मदद के लिए ना बुला सके। फिर देखिए, जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। उनकी कार बंगले के हाथे में पहुंच गई। वो कार से उतरकर दरवाजे पर आए, कॉल बेल का बटन दबाया। अंदर से महाराज की आवाज़ सुनाई दी, कौन? हम हैं महागुरु धनराज पांडे। नाम सुनते ही महाराज ने फौरन दरवाज़ा खोलकर हैरानी से कहा, महागुरु आप मेरे दरवाजे पर आए हैं? हुक्म देते तो मैं दौड़ा चला आता। पांडे अंदर आते हुए बोला, हमरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमरे बहुत बड़े सेवक हो। कहा तुमको मालूम है अभी पुलिस ने हमका गिरफ्तार किया था? महागुरु पुलिस वालों की क्या मजाल कि आपको गिरफ्तार करें, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन से वापस आकर अभी सोने जा रहा था। हम तू का सोने देंगे, तुम्हारा वक्त बर्बाद ना ही करेंगे, अभी चला जाएंगे। तुम एक बात सच बोल दो, स्टेशन वाले दफ्तर में जो रत्ना थी, क्या वो हमारी सगी बहना ना ही है? महाराज जरा सा घबरा गया, फिर संभल कर बोला, मैंने उसका दिमाग पढ़ा था, जो सच था वो कह दिया। पांडे ने अचानक उसके हलक को दबोच कर कहा, अब हम जितना सांस चाहेंगे तुम उतना सांस लोगे। अपना टेलीपैथी का जरिए किसी को मदद के लिए ना ही बुला सकोगे। महाराज की सांसें रुक रुक कर आ रही थी। वो महागुरु के हाथ को अपने दोनों हाथों से हटाने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन वो जैसे फौलादी शिकंजे में था। उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर इशारे से रहम की भीख मांगने लगा। पांडे ने उसके हलक को नहीं छोड़ा, लेकिन गिरफ्त जरा ढीली करते हुए बोला, तुमका बोलने के वास्ते मौका दे रहे हैं, नहीं तो 1 मिनट में टेंटवा दबाकर नरक में पहुंचा देंगे। जरा सी ढील मिलते ही उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे पुकारा, फराज साहब जल्दी आए। मैंने फौरन ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचकर सिचुएशन को समझा। वहां महागुरु के अलावा उसका वकील और 2 चेले थे। चेले भी योगा की मशकें करते थे। मैं उनके अंदर पहुंचकर उन्हें अपना आलाकार नहीं बना सकता था। मैंने महाराज से कहा, मुझे किसी तरह वकील की आवाज़ सुनाओ। वह पांडे के सामने गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे बोलने से पहले सांसें दुरुस्त करो, लेकिन वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे कह रहा था, वकील बहुत चालबाज है, जब से आया गूंगा बना हुआ है। अगर मैं इसे बोलने पर मजबूर करने के लिए इस पर हमला करूंगा तो पांडे चंद सेकंड में मेरी गर्दन तोड़ देगा। मैंने कहा, तो फिर ड्रामा करो, मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा रहा हूं। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर हाँफते हुए उसकी आवाज़ और लहजे में कहा, महागुरु जब हम रेलवे पुलिस के दफ्तर में थे तब वो मेरे दिमाग के अंदर आया था। कौन आया था? वो अपना नाम नहीं बता रहा था, मुझको धमकी दे रहा था कि मैं सांस रोककर उसे अपने दिमाग से भगाऊंगा तो वो मेरे बेटे के दिमाग में जाकर उसे मार डालेगा। ये कहते उसने जोर की चीख मारी। पांडे ने उसके हलक को छोड़ा तो वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। वो फिर मेरे अंदर आ गया। मेरे अंदर टेलीपैथी की सुइयां चबो रहा है, मुझे सहारा दो। दोनों चेलों ने अपनी गन्नों को दीवार से लगाया, फिर उसे सहारा देने के लिए आए। उसे दोनों तरफ से पकड़कर फर्श पर से उठाया। मैं उसके अंदर अपनी दिमागी कुव्वतों के साथ समाया हुआ था। अचानक ही दोनों की गर्दनें पकड़कर उनके सरों को एक दूसरे से टकरा दिया। फिर उन्हें पांडे की तरफ धकेलकर दीवार से लगी हुई एक गन उठाकर महागुरु पांडे का निशाना लिया। वो गुस्से से मेरी यानी महाराज की तरफ बढ़ रहा था। मैंने ट्रैगर दबाया। एक गोली आवाज के साथ उसकी एक रान में धंस गई। वो लड़खड़ाया, मगर बड़ा जीदार था, जैसे फौलाद था। मैंने दूसरी गोली उसकी दूसरी रान में मारी। इस बार वो खड़ा न रह सका, फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके दोनों चेले छलांग लगाते हुए मेरी तरफ आए। मैंने एक को गोली मारी, दूसरे के मुंह पर राइफल का कुंदा मारा। वकील वहां से भागना चाहता था। मैंने उसकी टांग पर भी गोली मारी। दूसरे चेले को भी जख्मी करना पड़ा। फिर मैंने महाराज के दिमाग को ढील दी। वह हैरानी से अपने कमरे में 4 जख्मियों को देखकर बोला, फरहाद साहब ये कैसे हो गया? जैसे भी हो गया, तुम मेरे काम आ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब ये होशियार हो। वो देखो महागुरु पांडे में कितनी जबरदस्त कुव्वत बर्दाश्त है। 2 गोलियां उसकी दोनों रानों में धंसी हुई है। वो चलने के काबिल नहीं रहा है, लेकिन फर्श पर घसीटता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है।
महाराज ने निशाना लेकर उसके एक बाजू पर गोली मारी। वो कराहता हुआ फर्श पर चारों शाने चित हो गया। महाराज ने दूसरी गन भी उठा ली। पांडे यूं चारों शाने चित हो गया था जैसे मर रहा हो या बेहोश हो गया हो, लेकिन उसका दूसरा हाथ जख्मी नहीं था। वो उस हाथ को अपनी जेब की तरफ ले जाकर रिवॉल्वर निकाल रहा था। मैंने फौरन ही महाराज को उसकी तरफ घुमाया और उसके जरिए गोली चला दी। उसका दूसरा बाजू भी जख्मी हो गया। वो निढाल सा होकर अपाहिज बनकर वहीं पड़ा रह गया। महाराज ने कहा, फरहाद साहब, आपने फिर मेरी जान बचाई है। वाकई आप अपने वफादारों की हर तरह हिफाजत करते हैं। महागुरु पांडे एक इंसानी गोश्त पोस्त वाला रोबोट है, उससे गाफिल न रहो। उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लो। वो डरते डरते उसके करीब गया। पांडे बिलाशुबा बहुत ही खतरनाक था। महाराज रिवॉल्वर को उसकी जेब से निकालते ही दूर हो गया। फिर बोला, फरहाद साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप बताएं, इन जख्मियों का क्या करूं? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? तुम्हें भागना नहीं चाहिए। ये तुम पर हमला करने तुम्हारे घर आए थे। आईजी ऑफ पुलिस को फ़ोन करके सूरत हाल बताओ। वो टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वकील की एक टांग में गोली लगी थी और आर पार हो गई थी। हौसले वाले ऐसे जख्म को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें हौसला नहीं था। वो कई बार तकलीफ से कराते हुए रहम की भीख मांग रहा था और कह रहा था उसे जान से ना मारा जाए। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। एक गैर मुल्की जासूस से उसकी शनासाई थी। उसने कहा था कि वह अदालत से महागुरु पांडे के लिए जमानतनामा हासिल कर ले। उस जासूस ने आइंदा रब्ता रखने के लिए उसे अपना फ़ोन नंबर भी बताया था। चेलों में से एक चेला मर चुका था और दूसरा जख्मी था। वह फर्श पर घसीटता हुआ महागुरु पांडे के कदमों के पास आया। फिर उसका पैर पकड़कर बोला, महागुरु, आपका यह सेवक मजबूर हो गया। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही है कि आपके दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। महागुरु पांडे चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसकी दोनों राने और दोनों बाजू में 4 गोलियां पेवस्त हो गई थी। खून काफ़ी मिकदार में बह रहा था। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वह मर चुका होता। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वह बेचैनी महसूस करने लगा। साकित पड़ा हुआ था, जरा हिलने लगा, बड़ी मुश्किल से बोलने लगा, हमारे दिमाग से जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि हम मर जाएं। जिंदा रह गए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ज्यादा नहीं बोल सकता था। हाँफते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ता जा रहा था। उसकी कुछ कमजोरियां और उसके कुछ अहम खानदानी हालात मालूम कर रहा था। फिर एम्बुलेंस और पुलिस की बहुत सी गाड़ियां आ गई। मुसल्लह सिपाहियों और अफसरों के साथ उनका आईजी भी आया था। पांडे की हालत देखकर बोला, इसके जिस्म से खून बह रहा है, इसे फौरन अस्पताल ले जाकर इसके जिस्म से गोलियां निकलवाओ। इसे अपने गुरूर पर शर्मिंदा होने के लिए जिंदा रहना चाहिए। महागुरु पांडे में गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त थी। वो आंखें खोले देख रहा था। आईजी ने कहा, पांडे, तुम्हारे वकील ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। तुम्हारी हथकड़ी खुलवा कर ले गया और तुमने कहा था कि तुम कानून के मुंह पर जूते मारकर जा रहे हो। अब देखो कि तकदीर तुम्हें किस तरह जूते मारकर दोबारा हमारी हिरासत में पहुंचा रही है। उसे अस्पताल वाले एक एम्बुलेंस में ले गए। मानिक जाती हुई पुलिस वालों के साथ आया था। उसने महागुरु पांडे की हालत देखकर आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, हमको घुमंड से बचाए रखना। हम इंसान की तरह मरना चाहते हैं, पांडे की तरह मरना नहीं चाहते। तू इसे जिंदगी दे सकता है। अब वो जिंदा रहेगा तो कभी बड़ा बोल नहीं बोलेगा और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकी 2 जख्मी और लाश को 2 एम्बुलेंसों में ले जाया गया। आईजी ऑफ पुलिस ने महाराज से कहा, आपने कानून की बहुत मदद की है, आप हमारे साथ चले, हम बाकी अहम बातें अस्पताल में करेंगे। महाराज ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, जरा 1 मिनट, मैं एक अहम फ़ोन कर लूँ। उसने रिसीवर उठाकर फ़ोन नंबर डायल किए। फिर मैंने उसके हलक से वकील की आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो मिस्टर कैरोल, मैं वकील अमरनाथ बोल रहा हूँ। यहाँ महाराज ने बड़ी गड़बड़ की थी। उसने महागुरु पांडे को जान से मारने की कोशिश की थी, मगर पांडे ने महाराज को मार डाला है। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग निकला हूँ। आप लोग भी होशियार रहे। पुलिस वाले जख्मी पांडे से उसकी बहन रत्ना के बारे में पूछेंगे। दूसरी तरफ से कैरोल ने कहा, तुम हमारी फिक्र न करो, हमने रत्ना को जहाँ छुपा रखा है वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। महाराज ने फ़ोन बंद कर दिया। आईजी ऑफ पुलिस और दूसरे अफसरान महाराज को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैं कैरोल के ख्यालात पढ़ रहा था। फिर मैंने महाराज के जरिए कहा, आईजी साहब, अभी मैंने टेलीपैथी से मालूम किया, रत्ना, मोहनदास और बच्चे को जगन्नाथ गली के एक मकान के अंदर बांध कर रखा गया है। आप फौरन वहां चले। आईजी ने चंद अफसरान और सिपाहियों को पांडे के साथ अस्पताल जाने का हुक्म दिया। फिर एक पुलिस पार्टी के साथ जगन्नाथ गली की तरफ जाने लगा। रास्ते में आईजी ने महाराज से कहा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने रत्ना को अगवा करके छुपा रखा है? मैंने महाराज के जरिए कहा, चंद अमरीकी सीक्रेट एजेंट और स्कॉटलैंड यार्ड के 2 जासूस हैं, लेकिन वह सब अपने अपने मुल्क के सफारत खानों में है और भारतीय गुंडों को अच्छी खासी रकम देकर ये काम करा रहे हैं। आखिर वो रत्ना, मोहनदास और बच्चे को वहां कब तक छुपा कर रख सकते हैं? आज आधी रात के बाद गांधी ग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। उस हेलीकॉप्टर में उन तीनों को मद्रास पहुंचाया जाता, फिर उन तीनों को एक तैयारी के जरिए अमेरिका पहुंचाया जाने वाला था। आईजी ने कहा, बात समझ में आ रही है। वो रत्ना को यरगमाल बनाकर पांडे से सौदा करना चाहते थे कि वो फरहाद को मुकाबले में जान से मारेगा
तो उसकी बहन को उसके हवाले किया जाएगा। वो गली के एक सिरे पर पहुंचकर अपनी गाड़ियों से उतर गए, फिर दबे पांव चलते हुए उस मकान का मुहासरा कर लिया जिसकी निशानदेही महाराज ने की थी। एक अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगर सिर्फ सजा पाना मगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। मुजरिमों ने खिड़कियों और रोशनदानों से झांक कर देखा। इतने ज्यादा मुसल्ला सिपाही दिखाई दिए जिनसे काउंटर फायरिंग नहीं कर सकते थे। उनके पास हथियार थे मगर गोलियां कम थी। आखिर मकान का दरवाजा खुल गया। एक एक मुजरिम बाहर आने से पहले हथियार दरवाजे से दूर फेंकता गया। वो चारों हिंदुस्तानी थे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मकान के अंदर रत्ना और मोहनदास के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें बांध दिया गया था। बेचारों का बुरा हाल था। उन्हें खोलकर आज़ाद किया गया। बाहर से फौरन खाने पीने की चीज़ें मंगवाकर उन्हें खिलाया गया। बच्चे के लिए भी दूध आ गया। महाराज ने रत्ना के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, बेटी तुम ही असली रत्ना और पांडे की बहन हो। मैंने महागुरु पांडे से तुम्हारी जान बचाने के लिए झूठ कहा था कि तुम पति पत्नी का ब्रेन वॉश किया गया है। महाराज रत्ना मोहनदास और बच्चे की जिंदगियां बचाने के सिलसिले में घंटों मसरूफ रहा और उनकी खातिर अपनी ज़ात से बेखबर रहकर ख्याल ख्वानी करता रहा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ तो अफगानिस्तान में हमारा काफिला बदख्शां की तरफ जा रहा था। समरीना समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ। दूसरी दो गाड़ियों में जरीना, महबूब, शाइस्ता, जुबैर, सरफराज, रब नवाज और एक मुकामी गाइड था। हमारी वो तीनों गाड़ियां रुक गई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा। समरीना मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और पूछ रही थी, तुम कौन हो और फरहाद से क्यों बातें करना चाहते हो। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर समरीना से फ़ोन लिया और अपने कान से लगाकर बोला, हेलो कौन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर फरहाद। हमारे जैसे आलमी सतह के मुजरिम आवाज़ सुनते ही तुम्हें पहचान लेते हैं। अब तुम अपनी तीनों गाड़ियों के अतराफ देखोगे तो तुम्हें बेशुमार क्लाशनकोफ और 7mm की राइफलें नजर आएंगी। तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ से हज़ारों मील दूर पूरी शहर में तुम्हें क्यों मसरूफ़ रखा था। इसमें शुबा नहीं कि वहाँ तुमने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। हमारा मकसद तो तुम्हें यहाँ से गाफिल रखकर पूरी कामयाबी से घेरना था ताकि इस बार तुम जिंदा ना बच सको। यहाँ से बाबा साहब के दायरे में तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हारी जहानत और तुम्हारी टेलीपैथी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मैंने विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन और खिड़कियों के बाहर देखा। दूर झाड़ियों के पीछे हथियार ही हथियार नजर आ रहे थे। मेरी मौत का मुकम्मल सामान किया जा चुका था। मुझे और मेरे हमसफर साथियों को चारों तरफ से अचानक ही घेरा गया। हम सब अपनी गाड़ियों में दुबक गए थे। हम झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान बेशुमार क्लाशनकोफे और 7mm राइफलें दिखाई दे रही थी। दुश्मन ना तो नजर आ रहे थे और ना ही अपनी आवाज़ सुना रहे थे। उन्हें अच्छी तरह समझाया गया होगा कि वो गूंगे बने रहें और रूबरू ना आए, क्योंकि मैं आंखों में झांक कर भी दिमाग में पहुंच जाता हूँ। जिस अजनबी शख्स ने पहले समरीना और फिर मुझसे फ़ोन पर बात की थी वो योगा का माहिर था। मैंने एक बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश की तो उसने सांस रोक ली, फिर कहका लगाकर कहा, एक नहीं 1000 बार कोशिशें कर लो, मेरे अंदर नहीं आ सकोगे। उसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान की रवानी और लहजा बता रहा था कि वो अफ़गानी नहीं कोई यूरोपी बाशिंदा है। मेरा अंदाज़ा था कि वो किराए का कातिल होगा। उसकी अपनी एक ख़तरनाक तंजीम होगी। उसने लाखों डॉलर्स लेकर बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग पर अमल करके मुझे घेर लिया था। मेरे फरार होने का कोई रास्ता नहीं रखा था। मैं गहरी नज़रों से बार बार चारों तरफ देख रहा था। कई क्लाशनकोफे और राइफलें तेज़ हवा के बायस झाड़ियों के साथ साथ हिल रही थी। मेरा तजुर्बा कह रहा था कि वह तमाम हथियार झाड़ियों में इस तरह फंसा कर रखे गए हैं कि देखने वाले धोखा खा जाए और यही समझे कि इन हथियारों के पीछे बेशुमार मुहासरा करने वाले मौजूद हैं। यानी अगर चारों तरफ 150 हथियार हैं तो उन हथियारों को चलाने वाले 150 दुश्मन भी मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं था। हमें बड़ी चालाकी से ये समझने पर मजबूर किया जा रहा था कि हम तादाद में सिर्फ 9 हैं। चारों तरफ से फायरिंग करने वाले 150 अफराद का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एक झाड़ी के पीछे से एक और शख्स की आवाज़ आई, फरहाद, हमें तुम्हारे साथियों से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी शर्त है कि तुम सब अपने हथियार दूर फेंक दो और दोनों हाथ पीछे गर्दन पर रखकर अपनी गाड़ियों के दरमियान से निकल आओ। हम वादा करते हैं तुम्हारे साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें जिंदा सलामत आगे जाने देंगे। हमें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने उस बोलने वाले के दिमाग में जाने की कोशिश की लेकिन उसने सांस रोक ली। मेरी ख्याल खोनी की लहरों को भगा दिया। फिर कहा, फरहाद, तुमसे नादानी की तवक्को नहीं है। हम में से वही अफराद अपनी आवाज़ें सुनाएंगे जो योगा के माहिर होंगे। फिर तीसरे शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं सिर्फ एक बार हुक्म दूंगा, फायर, और फिर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम सबको मजीद 15 मिनट की मोहलत दे रहे हैं। अगर फरहाद हमारे हुक्म की तामील ना करे तो उसके साथी हथियार फेंक कर चले आए। जब फरहाद वहाँ तनहा रह जाएगा तो हम उससे निमट लेंगे। मैंने ख्याल खोने के जरिए तमाम साथियों से कहा कि वो गाड़ियों के आड़ में ज़मीन पर लेट जाए। समरीना ने कहा, डैशबोर्ड के खाने में रिवॉल्वर और साइलेंसर है, मुझे साइलेंसर लगा कर दो। वो मेरी हदायत पर अमल करते हुए बोली, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारे साथ जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन एक ज़रा सी गलती के सबब तुम्हारे साथी मारे जाएंगे। मैंने कहा, तुम क्या समझती हो, ये इतने शरीफ लोग हैं कि मुझे गोली मारकर मेरे साथियों को जिंदा छोड़ देंगे? ये तो मर जाओ या मार डालो वाली सिचुएशन है। मैं सिर्फ साथियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर देर कर रहा हूँ।
वरना बारूद और लहू का खेल शुरू हो चुका होता। इन गैर मुल्की दुश्मनों से समझौता करने की कोई तदबीर करो। तदबीर कर रहा हूं, तुम देखती जाओ। मैंने अपने हमसफरों के दिमागों में जाकर उनके ख्यालात पढ़े। उन्होंने पुख्ता अज़म किया था कि मेरे हुक्म के बगैर ना हथियार फेंकेंगे और ना ही मुझे तन्हा छोड़कर जाएंगे। ऐसे मोहब्बत करने वाले साथियों को किसी न किसी तरह बचाना मेरा फर्ज था। मैं फिर चारों तरफ बड़ी तवज्जो से देखने लगा। उधर से भी खामोशी थी और वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक झाड़ी के पीछे से आवाज़ आई। 15 मिनट की मोहलत दी गई थी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं फरहाद के साथ सफ़र करने वालों से कहता हूँ कि अपनी कीमती जानें बचाओ, हथियार फेंक कर चले आओ। पजारों की खिड़की पर मेरा एक हाथ था। मैं दूसरे हाथ से रिवॉल्वर को उस हाथ पर रखकर बोलने वाले की आवाज़ का सही तायन कर रहा था। ठीक मेरे 10 गज के फासले पर एक झाड़ी के पीछे से वो आवाज़ उभर रही थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर ट्रैगर दबाया। एक नहीं 2 बार 2 मुख्तलिफ जावियों से गोलियां चलाई। साइलेंसर के बायस ठुस ठुस की हल्की आवाज़ें उभरी। इसके साथ ही बोलने वाले की कराहें सुनाई दी। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ख्याल खोने की छलांग लगाता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। सबसे पहले मालूम किया वो तादाद में कितने हैं। पता चला वो सिर्फ 4 है। चारों तरफ की झाड़ियों में सिर्फ 4 आदमी थे। चूंकि एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे, इसलिए उन्होंने अपने एक साथी की कराह नहीं सुनी। वो उन्हें आवाज़ देना चाहता था। मैंने उसे मुंह खोलने नहीं दिया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाए उसके किसी दूसरे साथी की आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। वो सिर्फ 4 क्यों थे? हथियारों की मुनासबत से सैकड़ों क्यों नहीं थे? इसका जिक्र अभी करूँगा। फिलहाल ये इत्मीनान हो गया कि बेशुमार हथियारों से हम पर फायरिंग नहीं की जाएगी। उनकी प्लानिंग ये थी कि मैं गाड़ियों के दरमियान से निकलकर खुली जगह आ जाऊँ। फिर वो मुझे कुछ बोलने की तो क्या, सांस लेने की भी मोहलत नहीं देंगे। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुझे गोलियों से छलनी कर देंगे। और मैं उनकी प्लानिंग के मुताबिक अपने साथियों और गाड़ी के दरमियान से निकलकर खुली जगह नहीं आ रहा था। इसलिए बेशुमार नुमाइशी हथियारों की मौजूदगी के बावजूद हम पर फायरिंग नहीं की जा रही थी और न ही वो 4 आदमी बैक वक्त बेशुमार हथियारों से फायरिंग कर सकते थे। मैं फौरन ही घूमकर पजारों की दूसरी खिड़की की तरफ आया। दूर एक झाड़ी के पीछे से एक शख्स कह रहा था, मिस्टर फरोजो, मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया। तुम उन्हें वार्निंग क्यों नहीं दे रहे हो? क्या उनके लिए मोहलत का वक्त बढ़ाना चाहते हो? मेरे रिवॉल्वर से निकली हुई बेआवाज़ गोली उसकी पेशानी पर लगी। वो चीख मारता हुआ उलटकर ज़मीन पर गिरा। तीसरी तरफ से आवाज़ आई, गबरेला, तुमने चीख क्यों मारी है? क्या बात है? मैंने पहले जख्मी होने वाले फरोजो के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो क्लाशन कोफ लिए दौड़ता हुआ तीसरे साथी के पास आया। फिर साथी के कुछ पूछने से पहले उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। अब तो टेलीपैथी की गोलियां चल रही थी। उससे तीसरे जख्मी होने वाले ने दौड़ते हुए चौथे साथी के पास पहुंचते ही उसे अपनी क्लाशन कोफ से जख्मी कर दिया। मुझे हलाक करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया गया था। मेरे चारों तरफ पूरी एक हथियार बरदार फौज लाकर खड़ी कर दी गई थी। ये यकीन दिलाया गया था कि मेरे फरार के रास्ते मसदूद हो चुके हैं और इसके साथ ही मेरी मौत लाजमी हो चुकी है। अभी अल्लाह मुझे रख रहा था, इसलिए मौत मुझे नहीं चख रही थी। मैंने पजारों से निकलते हुए बुलंद आवाज़ से साथियों को मुखातिब किया, ज़मीन पर से उठ जाओ, हथियार उठा लो। मैं खुली जगह आया तो तमाम हमसफ़र साथियों को हौसला हुआ। वो भी ज़मीन से उठकर गाड़ियों के दरमियान से निकल आए। वो तीनों जख्मी थे। मेरी मर्जी के मुताबिक हथियार फेंककर जख्मों की तकलीफ से कराते हुए, लड़खड़ाते और डगमगाते हुए झाड़ियों के पीछे से निकले और हमारे सामने आकर घुटने टेकते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। सरफराज ने मुझसे कहा, फरहाद साहब, ये सिर्फ 3 है, मगर बाकी लोग तो असलहा लिए झाड़ियों के पीछे हैं। मैंने कहा, अगर इनके अलावा दूसरे हथियार बरदार होते तो अब तक हमें गोलियों से भून डालते। ये सिर्फ 4 थे। मैंने एक को मार डाला और इन तीनों को सिर्फ जख्मी किया है। ये हमसे फ्रॉड कर रहे थे कि पूरी फौज के साथ हमें घेरने और मारने आए हैं। अब सुना जाए कि अपने बारे में क्या कहती हैं। मैंने एक के अंदर रहकर उसके चोर ख्यालात उसकी ज़ुबान से उगलवाए। वो कहने लगा, हम आलमी सतह पर बहुत ही खतरनाक कातिल समझे जाते हैं। हम चारों ने जैसी बदनाम शोहरत हासिल किया, उसके नतीजे में इंटरपोल के तजुर्बेकार सुराग रसानों से छुपकर नहीं रह सकते थे। वो हमें कभी ना कभी गिरफ्तार करके सज़ा दिला सकते थे, लेकिन अमरीकी हुकाम हमें अक्सर अहम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंटरपोल और दूसरे सुराग रसानी के इदारे हमें कभी गिरफ्तार नहीं करते। मैंने पूछा, तुम चारों को कैसे मालूम हुआ कि मैं आजकल अफ़गानिस्तान में हूँ? हमें अमरीकी फ़ौज के एक जनरल ने तलब किया था और कहा था कि आप अफ़गानिस्तान में हैं। आपसे ये बात तो छुपी नहीं रहेगी कि हम अफ़गानिस्तान में कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं। फिर आपके ज़रिए उनका खुफिया सियासी खेल दुनिया वालों के सामने आ जाएगा। लिहाजा हम चारों आपको अफ़गानिस्तान से जिंदा वापस ना जाने दें। जब मैंने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था तो नौजवान था, आज मेरे बेटे जवान है। एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है। आज तक बड़े बड़े शाहज़ोर, चालाक और ख़तरनाक दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। जो भी मेरे सामने आया बेमौत मारा गया। क्या ये हकीकत तुम लोगों को समझाई गई थी? जी हाँ, कुछ तो समझाई गई थी और हम खुद आपके बारे में बहुत कुछ जानते थे। आप ताकत से ज़्यादा जहानत से काम लेते हैं और अक्सर मुखालफों की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ मालूम करके उन्हें मात देती हैं। तुम लोगों ने भी एक इंसानी नफ्सियाती कमज़ोरी को समझा
कि इंसान जब चारों तरफ से घेरा जाता है और उसे यकीन दिला दिया जाता है कि फरार का कोई रास्ता नहीं रहा, तो फिर वो हथियार फेंक कर घुटने टेक देता है। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं दूसरों की नफ्सियाती कमजोरियों से खेलने वाला तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? हम चारों योगा के माहिर हैं। हमने सोचा आप हमारी आवाज़ें सुनकर भी हमारे दिमागों में आकर हमारी प्लानिंग को नहीं समझ पाएंगे, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि आपकी तरफ से गोली चलने की आवाज़ भी नहीं आई और मैं छुपने के बावजूद कैसे जख्मी हो गया। अब ज़रा सोचो, अगर वाकई 100 या 50 किराए के कातिल आकर मुझे घेर लेते तो क्या तुम्हें कामयाबी हासिल न होती? बेशक हम कामयाब रहते, लेकिन लालच के बायस मारे जा रहे हैं। हम चारों में से हर एक को $2.5 लाख टोकन अमाउंट के तौर पर दिए गए थे। आपको कत्ल करने के बाद हमें $10-10 लाख दिए जाते, गोया सिर्फ एक शख्स को, यानी आपको हलाक करने के एवज कुल $50 लाख दिए जाते। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी रकम किसी ने किसी को कत्ल कराने के लिए नहीं दी। दूसरे जख्मी ने कहा, दूसरे किराए के कातिल पहले तो आपका नाम सुनकर घबरा जाते थे। उनमें से जो राजी हुए वो हमसे $50,000 का मुतालबा कर रहे थे। अगर हम 50 कातिल किराए पर हासिल करते तो हमें $25 लाख उनकी अदायगी में चले जाते। हमारे पास सिर्फ 25 लाख रह जाते और ये हमारे लिए घाटे का सौदा था। लिहाजा हम चारों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि आपको दूर से सैकड़ों हथियार दिखाकर ट्रैप किया जा सकता है। मैंने कहा, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है जिससे मेरे कत्ल के मामला तय हुए थे, उसे खुशखबरी सुना दो कि तुम में से एक मारा गया है और बाकी 3 भी मरने वाले हैं। वो तीनों गिड़गिड़ाने लगे, अपनी अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। मैंने एक के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने फ़ोन के जरिए रब्ता किया। दूसरी तरफ से अमरीकी फ़ौज के एक जनरल की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, किस मरहले पर हो? क्या फरहाद को ट्रैप कर चुके हो? उस जख्मी ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, हमने बहुत मजबूत जाल बिछा रखा है। हमारी मालूमात के मुताबिक वो इसी तरफ आ रहे हैं। हम जल्दी आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात मालूम करना चाहते हैं। जितनी हमें मालूमात हासिल होंगी उतना ही ज़्यादा हम दुश्मन को समझ पाएंगे। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? यही कि अब से पहले फरहाद के सिलसिले में खामोशी थी। उस पर पहले की तरह जानलेवा हमले नहीं किए जाते थे। अब उसकी जान लेना क्यों ज़रूरी हो गया है? पहले हमारे पास बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले थे, हम उनके ज़रिए जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अब महज गिनती के चंद ही टेलीपैथी जाने वाले रह गए। उनमें हमेशा की तरह फरहाद सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो मर जाएगा तो बाकी टेलीपैथी जाने वालों को ख़त्म करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। मैंने जनरल के दिमाग में जाना चाहा। उसने सांस रोक ली। मैंने कहा, मुझे दिमाग में ना आने दो, इतनी देर से मैं ही इस फ़ोन पर बोल रहा हूँ। तुम्हारे 4 मोहरों में से एक मर चुका है, बाकी 3 मेरे सामने जख्मी पड़े हैं। क्या आप फरहाद अली तैमूर साहब हैं? हाँ, तुमने फ़िलहाल योगा के ज़रिए खुद को बचा लिया है, मगर मैं फुर्सत मिलते ही दूसरे फौजी अफसरान में से किसी के ज़रिए तुम्हें ज़ख्मी करके तुम्हारी खोपड़ी में पहुँच जाऊँगा। कभी नहीं पहुँच सकोगे। मैंने इन चारों से झूठ कहा था कि मैं अमरीकी जनरल हूँ। तुम इस फौज में मुझे ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें मेरी परछाई तक नहीं मिलेगी। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अमरीकी नहीं हो? मेरा ताल्लुक किसी भी मुल्क से नहीं है। मैं एक पुरस्कार एजेंट हूँ। बड़े ममालिक के सियासी मकासद के लिए करोड़ों डॉलर्स के एवज काम करता हूँ। जिस काम की जिम्मेदारी लेता हूँ उसे कामयाबी से पूरा करता हूँ। अब मैंने तुम्हारे कत्ल की जिम्मेदारी ली है। ये ना समझना कि इन चारों को हलाक करने के बाद जिंदा रह सकोगे। मैं तुम्हारे लिए कई खतरनाक टीमें तैयार कर चुका हूँ। ना मैं अल्फाज में बयान कर सकता हूँ और ना तुम सोच सकते हो कि उन तमाम टीमों में किस कदर मक्कार और ख़तरनाक कातिल हैं, जो हथियारों से नहीं बल्कि अपनी जहानत और चालाकियों से अपने शिकार को मौत के घाट उतारती हैं। इस दुनिया में तुमसे पहले भी बहुत से पुरस्कार अहमकों ने मलकुल मौत को छुट्टी देकर उसकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। फिर वो ना रहे, ना उनका सर रहा, क्योंकि मौत का फरिश्ता छुट्टी करने वालों की पहले छुट्टी कर देते हैं। जैसे इस वक्त तुम्हारे 4 खतरनाक कातिलों की छुट्टी कर रहे। तुम खुद को मलिकुल मौत समझ रहे हो। खुद को मलिकुल मौत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी बहाने या खुद को मलिकुल मौत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी बहाने या किसी वसीले से जान लेता है। इस वक्त मैं उसका वसीला बना हुआ हूँ। फरहाद, मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम फ़ौरन या अफ़गानिस्तान से चले जाओ तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। मुझे हलाक कराने की 2 वजूहात हैं। एक तो मैं अफ़गानिस्तान में रहकर अमरीकी सियासी खेल में गड़बड़ ना करूँ। दूसरी वजह यह है कि मैं टेलीपैथी के सिलसिले में ख़तरनाक समझा जाता हूँ। इसलिए दुश्मनों के लिए मेरी मौत लाजमी है और मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम कबूल कर चुके हो। इसलिए मुझे दोस्ती का झांसा ना दो। तुम बहुत ही खतरनाक टीमें तैयार कर चुके हो। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी दूसरी टीम का इंतज़ार करूँगा। फिलहाल अपने खतरनाक लोगों की आखिरी चीखें सुनो। मैंने एक रिवॉल्वर फ़ोन करने वाले के सामने फेंका। उसने रिवॉल्वर उठाकर 2 फायर किए। 2 चीखें बुलंद हुई। फिर उसने फ़ोन पर कहा, हम चारों में से एक तो पहले ही मर चुका था, बाकी 2 की आखिरी चीखें अभी तुमने सुनी। अब मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी आखिरी चीख निकलेगी या नहीं, मगर तुम अपनी नाकामी पर एक ज़रा सा चीख लेना, हमारी रूहों का सुकून मिलेगा। उसने अपनी पेशानी पर रिवॉल्वर की नाल रखकर गोली चलाई। फिर आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैंने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। फिर कहा, तुमने अभी तक फ़ोन पकड़ रखा है। अपनी अगली टीम की चीखें सुनने तक के लिए फ़िलहाल इसे बंद कर दो। मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया।
समरीना और दूसरे हमसफर साथी मुझे हैरत से, फख्र से और फातिहाना अंदाज में देख रहे थे। फिर सभी अखबार की दौड़ते हुए आकर मुझसे लिपटने लगे, मुझे चूमने लगे। समरीना दूर खड़ी मुझे देख रही थी और फख्र से मुस्कुरा रही थी। उसका दिल कह रहा था, अब तो मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी फरहाद। मैं उसे कई बार समझा चुका था कि बेटियों, बहुओं, पोती और पोतों की मौजूदगी में एक जवान लड़की से रोमांस जेब नहीं देता, लेकिन वो तस्लीम नहीं करती थी कि मैं पोती और पोतों के दादा होने की हद तक उम्र रसीदा हूँ। मैंने 1 मिनट के जरिए ख्याल खोने की परवाज़ की। फिर बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज से कहा, मेरी एक डमी फ़ौरन अफगानिस्तान के शहर बदख्शां रवाना कर दें। मैं उससे कल मुलाकात करूँगा। वो मेरी जगह फरहाद का रोल अदा करेगा। मैं फिर दिमागी तौर पर अपने हमसफ़र साथियों के दरमियान हाजिर हो गया। मुझे अब एक तीर से 2 शिकार करने थे। एक तो उस पुलिसरार एजेंट की खतरनाक टीमों को डमी फरहाद के जरिए धोखा देना था। इसके अलावा जो डमी आने वाला था वह जवान था, लेकिन मेरे मेकअप और गेटअप में उम्र सीधा बना हुआ था। समरीना हद कर चुकी थी कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अपनी उम्र के मुताबिक जैसा सोच रही थी, मैं वैसे ही जवान फरहाद उसे पेश करने वाला था। टेलीपैथी जानने वाले नाबूद हो रहे थे। गिनती के चंद टेलीपैथी जानने वालों में महाराज का छोटा भाई गुरुदेव मारा गया था। महाराज का भी आखिरी वक्त आने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने उसे मौत से बचा लिया। एक लम्हे की भी देर होती तो महागुरु धनराज पांडे उसका गला दबोचकर उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देता। महागुरु धनराज पांडे 7 घंटों तक सांस रोक सकता था और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का हामिल था। अगर वो शेर की गर्दन दबोच लेता तो शेर भी उसकी गिरफ्त से निकल ना पाता। मैंने आलाकारों के जरिए पहले एक गोली उसकी रान में मारी, दूसरी गोली दूसरी रान में और बाकी 2 गोलियां उसके दोनों बाजू में पैवस्त कर दी थी। वैसा जीदार और सख्त जान था कि न मर रहा था और ना ही बेहोश हो रहा था। जब मैं अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों से निपटकर महाराज के दिमाग में पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, हजूर आदाब। आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे कभी नहीं भुलाऊंगा। जिंदगी भर आपका सेवक बनकर रहूंगा और आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। महाराज का नाम सूर्या राज था। मैंने कहा, राज मुझसे ऐसी बातें ना किया करो, क्योंकि मैंने जुबान से मोहब्बत, अकीदत और वफादारी जताने वाले बहुत देखे हैं और उन्हें अचानक फरेब देते हुए भी देखा है। अगर तुम सच्चे हो तो आइंदा तुम्हारा अमल सच्चाई साबित करेगा। ये बताओ महागुरु पांडे का क्या हाल है? हजूर, पांडे के अंदर शायद कोई भूत है। फौलादी रोबोट की तरह ताकतवर है। उसने ऑपरेशन से पहले अपने जख्मी बाजू से एक डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली थी। मैंने पूछा, डॉक्टर तो उसके जिस्म से गोलियां निकालकर उस पर एहसान कर रहा था, फिर उसकी गर्दन क्यों दबोच ली? सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि डॉक्टर ऑपरेशन से पहले उसे बेहोश करने में वक्त ज़ाया ना करे। उसने कहा, ऐसे ही गोलियां निकालो। मैं अपनी आंखों से दुश्मन की गोलियां अपने जिस्म से निकलते देखूंगा। मैंने कहा, वाकई ये कुव्वत बर्दाश्त की इंतहा है कि उसने होश में रहकर एक नहीं 4 गोलियां अपने जिस्म से निकलवाई हैं। पुलिस ने क्या इंतजाम किए? उसे पुलिस अस्पताल में रखा गया है। उसके स्पेशल कमरे के सामने और अस्पताल के चारों तरफ मुसल्ला सिपाहियों का सख्त पैरा है। उसके किसी भी चेले को अस्पताल के हाथे में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। वैसे आप उसके दिमाग में क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं समझ रहा था कि वो मुझे दिमाग में महसूस करके गुस्से में आएगा और मुझे अंदर से निकालने के लिए गरजने और तड़पने लगेगा। उसके ऐसा करने से जख्मों के टांके टूट सकती हैं, लेकिन अब उसकी कुव्वत बर्दाश्त के पेश नज़र उसके अंदर जा रहा हूँ। मैं महाराज के दिमाग से निकलकर उसके अंदर पहुंचा। वो बेचैन सा हो गया। कच्चे जख्मों के बायस सांस रोककर मेरी सोच की लहरों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। दांत पीस कर बोला, राज, तय हमरी बेबसी का तमाशा देखने वास्ते हमरे दिमाग में आया है। चला जा, अपनी मौत का इंतजार कर। हम अपने पाँव पर खड़ा होते ही तुझे नर्क में पहुंचाएंगे। माँ कसम, हम तुझे जिंदा ना ही छोड़ेंगे। बहुत पहले ही जब उसे गोलियां मारी गई थी तो मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े थे। उसके बारे में बहुत कुछ मालूम किया था। इन मालूमात के पेश नज़र मैंने कहा, पांडे, तुम मुझे सूर्या राज महाराज समझ हो? मैं वो नहीं हूँ। तुम कौन हो? हमरे दिमाग में किस वास्ते आए हो? मैं अपना नाम बताऊंगा तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे। पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे दादा का नाम गोपाल पांडे था? हाँ मगर? अभी अगर मगर करोगे तो मुझको नहीं पहचान पाओगे, इसलिए मेरे सवालों का जवाब पहले दो। क्या तुम्हारे दादा गोपाल पांडे के दोस्त का नाम सलामत अली था? हाँ मगर? फिर वही मगर। अब ये बताओ, सलामत अली और तुम्हारे दादा ने एक प्याले में एक दूसरे का जूठा दूध पिया था, इस तरह दोनों दूध भाई बन गए थे? हाँ, हम दोनों और वो मुसलमान, मगर दोनों के दोनों दूध भाई बन गए थे। मगर तुम ये बात कैसे जानते हो? ऐसे जानते हैं कि सलामत अली मेरे दादा थे, फिर मेरे बाप करामत अली और तुम्हारे बाप दयाल पांडे ने इस दोस्ती और मोहब्बत को आगे बढ़ाया। हम दोनों के बाप ने एक प्याले में एक दूसरे का जूठा दूध पिया और दोनों भाई बन गए। तुम ठीक कहते हो, मगर अगर मगर मत करो, मेरी पूरी बात सुनो। मुसलमानों और हिंदुओं के फसादात में तुम्हारे बाप की जान जाने वाली थी। मेरे बाप करामत अली ने तुम्हारे बाप की जान बचाई और जब पाकिस्तान बन गया तो तुम्हारे बाप ने हमारे खानदान को हिंदू गुंडों से बचाकर बॉर्डर पार करा के पाकिस्तान पहुंचने में हमारी मदद की थी। तुम एकदम ठीक कहते हो, हमारी समझ में आ गया। तुम हमारे बाप के दोस्त करामत अली के बेटे हो। मेरे पास एक ऐसी डायरी है जिसमें मेरे बाप ने लिखकर मुझे नसीहत की है
कि मुझे भी तुम्हारे साथ एक प्याले में एक दूसरे का जूठा दूध पीना होगा और तुम्हारा दूध भाई बनना होगा। वो हैरानी से बोला, क्या कहते हो? ये बात हमारे बाप ने भी एक डायरी में लिखी है। हमारी बहना रत्ना ने एक बार हमका पढ़ के सुनाई थी। हमारे बाप ने भी हुक्म दिया था कि हम तुम्हारे दूध भाई बन के अपने बाप दादा की परंपरा को कायम रखें, मगर हमारी समझ में नहीं आया कि हम तुमको किधर ढूंढें। यही मेरी परेशानी थी कि मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूं। पहले तुम्हारा खानदान बनारस में था। मैंने वहां जाकर उस मोहल्ले में सबसे पूछा, मगर ये कोई नहीं जानता था कि तुम पूरी शहर में आकर रहने लगे हो। तुमको कैसे मालूम हुआ हम इधर में हैं? मैं एक अंग्रेज दुश्मन के दिमाग में गया, उससे इंतकाम लेना चाहता था। वहां मुझे सूर्या राज की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दुश्मन उसे कह रहा था कि उसने महागुरु पांडे को अफगानिस्तान क्यों नहीं भेजा। अगर पांडे अफगानिस्तान जाकर फरहाद को कत्ल नहीं करेगा तो पांडे को उल्लू बनाओ, उसकी असल बहन रत्ना को अगवा कर लो। फिर वो बहन रत्ना को हासिल करने के लिए फरहाद को कत्ल करने अफगानिस्तान जरूर जाएगा। जब वो फरहाद को कत्ल कर देगा तो वो लोग छुप कर उसे यानी तुम्हें गोली मार देंगे। हे भगवान, वो नमक हराम अंग्रेजों से मिलके हमारे हाथ से फरहाद को कत्ल कराना चाहत रहे। फिर वो अंग्रेज हमका गोली मार देते। तुम हमरे दूध भाई बनने से पहले हमरे बहुत काम आ रहे हो, मगर तुम अभी तलक अपना नाम नहीं बतायो। मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। मेरे बाप का नाम करामत अली और दादा का नाम सलामत है। हमारे बाप दादा दूध भाई थे और ये अंग्रेज तुम्हारे हाथ से मुझको कत्ल कराना चाहते हैं। वो अंग्रेज़ों को और महाराज को ढेर सारी गालियां देकर बोला, माँ कसम, जब तक हमारी आखिरी सांस बाकी रहेगी तब तलक कोई माई का लाल तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। और हम तय से वादा कर रहे थे, जब जख्म ठीक हो जाएगा और हम चलत फिरत के काबिल हो जाएंगे तो तोरे पास जरूर आएंगे। तय हमको बाद में बताए देना कि अफगानिस्तान में किधर रहते हो। तुम जब चलने फिरने के काबिल हो जाओगे तो मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हें अपना पता ठिकाना बताऊंगा, लेकिन सेहतमंद होने के बाद तुम सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लोगे तो मुझसे बातें नहीं हो सकेंगी। हम तुमसे वादा कर रहे थे, तय दिमाग में आवेगा तो हम सांस ना ही रोकेंगे। मेरी एक बात अच्छी तरह समझो, कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आकर फरहाद बनकर धोखा दे सकते हैं। तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर तुम्हारे अंदर का कोई राज मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम तुम्हारे अंदर आते ही पहले कोड वर्ड्स अदा करेंगे। तुम कोड वर्ड्स समझते हो ना? ई का हुवत है एक दूसरे को राजदारी से पहचानने के लिए जो अल्फाज में तुम्हारे पास आकर बोलूंगा उन्हीं को कोड वर्ड्स कहते हैं। तुम हमारे दिमाग में एक का अल्फाज बोलोगे। जैसे ही तुम सोच की लहरों को महसूस करोगे मैं कहूंगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दूध भाई। हाँ, दूध तो हम तब पिएंगे तब तो उसे मिलेंगे, मगर बाप दादा के नाते हम दोनों अभी से दूध भाई हैं। इन कोड वर्ड्स का जिक्र किसी वफादार चेले से भी ना करना। जो तुम्हारे दिमाग में आकर ये कोड वर्ड्स ना बोले तो समझ लेना कि मैं नहीं हूँ। कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर आए, तुम फौरन सांस रोककर उसे भगा देना। ये कोड वर्ड हम अच्छी तरह याद रखेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई दूध भाई। माँ कसम, तुम बहुत अच्छे भाई हो। हमका दुश्मन से बचाने का तरीका सिखावत हो। आज से हम तुमको बड़ा भैया बोलेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अपनी रत्ना का भी बड़ा भाई हूँ। तुम रत्ना को मेरे बारे में बताओ। उसने भी तुम्हारे बाप की डायरी पढ़ी है। हम उसके भी दिमाग में जाकर बातें करेंगे। उसका नाम मत लो। ऊके कारण हम इस हालत को पहुंचे हैं। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या तुम हमारी बहन रत्ना से नाराज हो? अगर हो तो मुझे नाराजगी की वजह बताओ। वो मुझे रत्ना के बारे में बताने लगा कि उसने खानदान से बाहर एक शख्स मोहनदास से भाई की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और घर बार छोड़कर चली गई थी। मैंने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पांडे, तुम्हारे दिमाग में इतना गुस्सा रहता है कि तुम अच्छी बात को भी बुरा समझते हो। वो कानून के मुताबिक बालिग थी, किसी से भी शादी कर सकती थी। तुमसे इसलिए खौफजदा रहती थी कि डर के मारे तुमसे इजाज़त भी नहीं ली, मगर बाकायदा शादी करके यह साबित कर दिया कि वो आजकल की मॉडर्न तालीम याफ्ता लड़कियों की तरह बेहया नहीं है। उसने कोई पाप नहीं किया। कानून और धर्म के मुताबिक मोहनदास से शादी की है। मगर बड़े भैया, ये तो समझ लो कि उसने खानदान और जात बरादरी से बाहर शादी करके हमारी नाक कटा दी है। जात बरादरी की बात ना करो, उसने एक हिंदू से शादी की है। जब हमारे बाप दादा हिंदू मुसलमान होकर एक प्याले में दूध पीकर भाई बन सकती हैं, तो हमारी बहन जात बरादरी से बाहर किसी की धर्मपत्नी क्यों नहीं बन सकती? हम दीन धर्म से बाहर दूध भाई बन सकती हैं, वो बरादरी से बाहर एक हिंदू की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? तुम बात ठीक कहते हो, मगर हमारी बरादरी में हमारा सर झुक गवा है। फिर अपनी बरादरी वालों से ये भी बोलो कि तुम्हारे बाप दादा मुसलमानों का जूठा दूध पीकर अपनी बरादरी से और हिंदू धर्म से बाहर हो गए। तुम्हें बरादरी से बाहर किया जाएगा तो क्या तुम हिंदू धर्म से बाहर हो जाओगे? क्या तुम्हारा सर झुक जाएगा? क्या तुम्हें कोई माई का लाल हिंदू कहलाने से रोक सकता है? किसका मजाल है जो हमको हमारे धर्म से बाहर करेगा? हम उसका टेंटवा दबा देंगे। तो फिर मान लो रत्ना भी बरादरी के खिलाफ होने के बावजूद हिंदू है और वह हम दोनों की बहन है। मैं बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमारी बहन रत्ना को अपने गले से लगाओ, उसके दिल से खौफ दूर करो। अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो मैं समझूंगा तुम मुझे बड़े भैया नहीं समझते हो और हमारे बाप दादा का हुक्म भी नहीं मान रहे। तोहरा एक बात दिल को लगत है, मगर हमको बहुत उलझाती है। हम बड़ा भाई होकर छोटी बहना का पास का मुँह लेकर जाएंगे?
तुम ना जाओ, हम रत्ना बहन को खुद तुम्हारे कदमों में पहुंचाएंगे और तुम उसकी गलती मुआफ कर दोगे। बोलो मंजूर? वो बड़ी बेबसी से बोला, मंजूर करना ही होगा, तुम हमारे बड़े भैया हो, हम तुमका नाराज नहीं करेंगे। शाबाश, तुम सचमुच भाई होने का सबूत दे रहे हो। अभी मैं बहन रत्ना के पास जा रहा हूँ, वो 1 घंटे में तुम्हारे पास आएगी। मैंने महाराज के पास आकर कहा, यहाँ का आईजी ऑफ पुलिस तुम पर एतमाद करता है। तुमने महागुरु पांडे को गिरफ्तार कराया था, इसलिए वो तुमसे खुश है। हजूर, पांडे को जख्मी करने और गिरफ्तार कराने वाले आप हैं। आपने पसे पर्दा रहकर मेरी वाह वाह कर दी है। मैं चाहता हूँ वहाँ की पुलिस और इंतजामिया तुम ही से खुश रहे। पांडे की बहन रत्ना अपने पति और बच्चे के साथ पुलिस की निगरानी में है। अब तुम पुलिस वालों को यकीन दिलाओ कि पांडे अपनी बहन रत्ना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके पति मोहनदास को अपना बहनोई तस्लीम कर लेगा। मैंने उसे कुछ इस तरह समझाया कि वो मुझे भी अपना बड़ा भाई समझने लगा है। मैं अभी आईजी साहब के पास जाकर उन्हें यकीन दिलाऊंगा। क्या पांडे अपनी बहन से मिलना चाहेगा? हाँ, तुम रत्ना को उसके पास भेज दो। दोनों बहन भाई बरसों के बाद मिलेंगे। फहमी भी रत्ना बनी हुई थी, अली उसका पति बना हुआ था। वह दोनों महागुरु मानिक जातियों की रिहाइशगाह में थे। मैंने फहमी और अली से कहा, अब मानिक जातियों की रिहाइशगाह से निकल जाओ, अपने चेहरे बदल लो। मानिक जातियों को 1 आध घंटे बाद मालूम हो जाएगा कि असली रत्ना पुलिस की निगरानी में थी और अब पांडे उसे अपनी बहन तस्लीम कर रहे। मैंने उन दोनों को बताया कि मैं किस तरह पांडे को बाप दादा की दास्तान सुनाकर उसका बड़ा भाई बन चुका हूं। एल्पा अपनी गुमशुदा बेटी के सिलसिले में उलझी हुई थी कि पोरस ने वाकई उसकी बेटी मोना को भारत में कहीं छुपा रखा है। यह उसे ये कहकर फ्रॉड कर रहा है कि वो भारत पहुंचकर मोना को एल्पा के हवाले कर देगा। एल्पा को शुबा था कि पोरस उसकी टेलीपैथी से फायदा उठाने के लिए झूठ बोल रहा है। मोना पोरस की पनाह में नहीं है। पारस की चालें भी समझ में नहीं आती थी। ये ख्याल भी था कि मोना अपने बाप पारस के पास पहुंच चुकी है और वह मकार उसकी ममता को तड़पाने के लिए इधर उधर उसे भटका रहा है। जब वो महाराज से राब्ता करने के लिए उसके दिमाग में पहुंची तो महाराज को उसकी सोच की लहरें महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त मैं उसके दिमाग में था और उसे कह रहा था कि महागुरु पांडे अब अपनी बहन रत्ना और उसके पति और बच्चे का दुश्मन बनकर नहीं रहेगा, अपनी बहन की गलती को मुआफ करके उसे गले लगा लेगा। लिहाजा महाराज आईजी ऑफ पुलिस से इजाज़त लेकर उस बहन को अपने भाई से मिला दे। उस भाई की बरसों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं महाराज से ये बातें करने के बाद फहमी और अली के पास गया। उधर महाराज मेरे जाने के बाद अपने अंदर सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। उसने पूछा, हजूर आप मौजूद हैं मगर खामोश हैं, क्या कुछ और कहने के लिए रुक गए हैं? एल्पा ने कहा, मैं हजूर नहीं हूँ, एल्पा हूँ। हैरानी से सोच रही हूँ कि तुम टेलीपैथी और काला जादू जानने वाले महाराज हो, लेकिन एक अदना गुलाम की तरह फरहाद को हजूर कहकर आजिज़ी से बातें कर रहे थे। अब उसके हुक्म की तामील करते हुए किसी बहन भाई को आपस में मिलाने वाले हो। वो बोला, बरसों के बिछड़े हुए बहन भाई को मिलाना पुण्य का काम है, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? मुझे नेक काम पर भला क्यों एतराज़ होगा? मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि तुम फरहाद के गुलाम बन गए हो। तुम मुझे ताने दे रही हो, लेकिन ये नहीं जानती कि फरहाद साहब के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। ऐसे के एहसानात कर दिए कि तुम उनके आगे सर झुकाने और घुटने टेकने लगे हो। मेरा बेटा उनकी कैद में था, उन्होंने उसे मेरे पास पहुंचा दिया। फिर मैं यहाँ के महागुरु पांडे और गैर मुल्की सुराग रसानों की साजिश में शरीक हुआ। वो अफगानिस्तान में फरहाद साहब को कत्ल कराना चाहते थे। वो हमारी साजिश को समझ गए, मुझे सजा देने के लिए मेरे बेटे को मौत के करीब पहुंचा दिया और मुझ पर यह एहसान किया कि मेरे बेटे को जहरीला दूध पीने से पहले मुझे बता दिया। इस तरह मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे वह दूध पीने से बाज रखा। महेश मेरा इकलौता बेटा है। फरहाद साहब ने पहले उसे कैद से रहा किया, फिर उसे जहरीले दूध से बचाया। जिस बेटे से मेरी आइंदा नस्ल चलेगी उसे मरने नहीं दिया, इसलिए तुम उसके गुलाम बन गए। फिर ताना दे रही हो। मैं उनके कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे और आइंदा नस्ल को महफूज रखा। ये मामूली आसान नहीं है। इसके बाद उन्होंने पांडे जैसे खतरनाक गैर मामूली ताकतवर शख्स के हमलों से मेरी जान बचाई। मुझे उनकी मेहरबानी से ये नई जिंदगी मिली है। ठीक है, मैं मानती हूँ फरहाद साहब ने वाकई तुम पर बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। अब यह तुम पर लाजिम हो गया कि तुम उनके वफादार बनकर हो। मैंने तुम्हें उनका गुलाम कहा, ये मेरी गलती थी। आइंदा तुम्हें ताने नहीं दूंगी। मुझे खुशी है कि फरहाद साहब ने मुझ पर जो एहसानात किए तुम उसे तस्लीम कर रही हो। वैसे तुम मेरे पास किस लिए आई हो? क्या तुम फरहाद साहब के वफादार रहकर मेरे काम आ सकते हो? हम चंद टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं, हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर आपस में इख्तलाफ रखेंगे तो रहे सही ख्याल ख्वानी करने वाले भी मर जाएंगे। बोलो, किस लिए आई हो? तुम्हें पता है कि मैं अपनी गुमशुदा बेटी मोना को तलाश कर रही हूँ। तुम एक बेटे के बाप हो, इस सदमे को समझ सकते हो कि औलाद बिछड़ जाए या उसे अगवा कर लिया जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। बेशक मैं इस सदमे को समझता हूँ, लेकिन तुम टेलीपैथी के जरिए उसे तलाश ना कर सकी, फिर मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? काले जादू के जरिए। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि काला जादू असर करेगा तो नन्ही सी बच्ची को कितनी तकलीफ होगी? मैं जानती हूँ। तुम मेरी मोना का पुतला बनाकर उसमें सुइयां चबाओगे तो मेरी मोना शदीद तकलीफ से चीखें मारेगी, लेकिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। ये मालूम होते ही तुम उसे तकलीफ से फौरन निजात दिला सकोगे। अजीब माँ हो, बेटी नहीं मिल रही है तो उसे अजाब में मुब्तला करके हासिल करना चाहती हो। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है और उसे हमेशा सीने से लगा कर रखना चाहती हूँ। फिर एक और सीधी और सच्ची बात है कि वो पारस के हाथ लगेगी तो बाप की तरह मुसलमान रहेगी।
मैं यहूदी हूँ, तुम हिंदू हो, क्या हम अपनी औलाद का मुसलमान होना पसंद करेंगे? तुम ठीक कहती हो, ये कोई नहीं चाहता कि वो और उसकी आइंदा नस्लें अपने दीन धर्म से अलग हों। तो फिर मुझ पर एहसान करो, मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए अजाब में मुब्तला कर दो, मगर उसका पता ठिकाना मालूम करो। तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं भी तुम्हारे किसी बुरे वक्त में काम आऊंगी। महाराज ने घड़ी देखकर कहा, अभी रात के 8 बजे हैं। मैं 4 घंटे बाद आधी रात को शमशान घाट जाकर काला अमल करूंगा। तुम 4 घंटे बाद मेरे पास आ सकती हो, आप जाओ। वो चली गई। महाराज सोचने लगा, ये एक माँ का जज्बाती मामला है। अगर मैं एक बिछड़ी हुई बेटी को उसकी माँ से मिला दूं तो ये नेकी होगी। फरहाद साहब को एतराज़ नहीं होगा, उन्होंने भी मेरे बिछड़े हुए बेटे से मुझे मिलाया है। वो सर झुकाकर सोचने लगा। अभी अल्पा ने कहा था कि वो अपनी बेटी को पारस के पास छोड़कर मुसलमान बनने नहीं देगी। माँ यहूदी है तो बेटी भी यहूदी रहेगी। वो इस नुक्ते पर सोचने लगा। दुनिया की हर औलाद अपने बाप के नाम से और मजहब से पहचानी जाती है। मुझे फरहाद साहब को नाराज़ नहीं करना है और दुनिया का जो दस्तूर चला रहा है उसके पेश नज़र अक्ल भी यही कहती है कि बाप मुसलमान है तो बेटी भी मुसलमान रहेगी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे मुखातिब किया और अल्पा से होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनाई। मैंने कहा, तुम मेरी पोती मोना पर काला जादू करोगे तो बेअसर होगा, क्योंकि वह जनाब तबरेज़ी के ज़ेरे साया बाबा साहब के दायरे में है और जवान होने तक वहीं परवरिश पाती रहेगी। भगवान का शुक्र है कि एक गलती करने से पहले मैंने आपसे मशवरा किया है। आइंदा भी आपसे मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करूँगा। मैं तुमसे खुश हूँ। पारस के हवाले से मोना को मुसलमान रहने का हक है और तुमने दुनिया के दस्तूर को अकल से समझ लिया है। हिंदू, यहूदी और मुसलमान बनकर नहीं, एक सच्चे मुनसिफ बनकर मेरे पास आए हो। आइंदा भी इसी तरह अकल से काम लेते रहोगे तो मैं तुम पर और तुम्हारे इकलौते बेटे पर आँच भी नहीं आने दूंगा। हजूर, मुझे आपकी सेवा करके तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता रहेगा तो हम बाप बेटे हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अब मैं अल्पा के कहने पर काला अमल नहीं करूँगा। नहीं, तुम आधी रात को शमशान घाट जाओ और काला अमल करो। तुम्हारे अमल के दौरान में ख्याल ख्वानी के जरिए मुदाखलत होगी। अल्पा तुम्हारे दिमाग में रहकर खुद देखती रहेगी कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ये नहीं चाहता कि तुम्हारा काला जादू कामयाब हो और मोना तुम्हें मिल जाए। आप जो कह रहे हैं मैं वही करूँगा, लेकिन वो आप पर शुबा करेगी कि आपने अपनी पोती को छुपा रखा है। उसे मुझ पर या पारस पर शुबा नहीं होगा। वो मेरे दिमाग से चला गया। उसने मांस का आटा गूंदकर मोना के नाम पर एक पुतला बनाया, उस पर सिंदूर लगाया। फिर आधी रात को शमशान घाट पहुंचा तो अल्पा ने उसके दिमाग में आकर कहा, मैं आ गई हूँ, दुआ मांग रही हूँ कि तुम्हारा काला जादू कामयाब हो और मेरी बेटी मुझे मिल जाए। वो शमशान घाट बड़ी वीरान और भयानक जगह थी। वहां मुर्दे चिता में जलाए जाते थे। महाराज ने एक चबूतरे पर बैठकर एक थैले से मांस के पुतले को निकालते हुए कहा, यह तुम्हारी बेटी मोना के नाम का पुतला है और ये सुइयां। उसने थैले में से एक डिबिया निकाली। इस डिबिया के अंदर बारीक सुइयां थी। वो बोला, अब मुझे मुखातिब न करना, मैं अमल कर रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी नन्ही सी बेटी को बहुत तकलीफ होगी। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नन्ही सी जान की तकलीफ को नज़रअंदाज कर रही हूँ। महाराज मंत्र पढ़ने लगा। पढ़ने के दौरान में आग जलाकर उस पर कोई ऐसी चीज़ छिड़कने लगा जिसके नतीजे में आग भड़कने लगी। वह पुतला आग के करीब रखा हुआ था। जब एक सुई उठाकर उस पुतले को चबोने वाला था तभी उसके दिमाग को हल्का सा झटका लगा। उसके हाथ से सुई गिर पड़ी। उसने पूछा, अल्पा ये तुमने क्या किया? मेरे दिमाग को झटका क्यों पहुंचाया? देखो, मेरे हाथ से सुई गिर पड़ी और मंत्र अधूरा रह गया। वो बोली, नहीं महाराज, मैंने झटका नहीं पहुंचाया। वैसे मैंने भी महसूस किया है तुम्हें झटका पहुंचा था। क्या मेरे अलावा कोई दूसरा भी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है? मैं कैसे कह सकता हूँ? जब एक ख्याल ख्वानी करने वाले दिमाग में मौजूद रहता है तो उसकी मौजूदगी में दूसरी पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, फिर उस ख्याल ख्वानी करने वाले से पूछ सकोगे कि उसने ऐसी हरकत क्यों की है। इससे पहले कि वो महाराज के दिमाग से जाती, उसे सानी का कहका सुनाई दिया। उसने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? मैं हूँ नीलमा। नीलमा, तुम महाराज को काले जादू से क्यों रोक रही हो? इसलिए कि महाराज को उसका अगवा किया हुआ बेटा मिल गया। इस काले जादू के नतीजे में तुम्हें भी अपनी बेटी मिल जाएगी। लेकिन मेरा पोता टीआर भाटिया मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अल्पा ने कहा, मिल जाएगा, हम उसे तलाश कर रहे हैं। बकवास मत करो, कई महीनों से तुम यही कह रही हो और महाराज भी मुझे टाल रहा है। मैंने फरहाद से भी कहा, उसने साफ कह दिया कि उसे मुझसे और मेरे पोते से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मैं तुम सबके मामलात में दिलचस्पी लूंगी। मेरी औलाद नहीं मिलेगी तो आइंदा किसी को भी उसकी औलाद नहीं मिलेगी। तुम्हें ऐसी दुश्मनी से क्या हासिल होगा? मुझे अभी क्या हासिल हो रहा है? अगर तुम्हें बेटी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब होगा फरहाद को भी उसकी पोती नहीं मिल रही है। मैं जानती हूँ फरहाद और पारस बड़ी खामोशी से मोना को तलाश कर रहे हैं। मैं महाराज के बेटे को भी जल्द ही अगवा करूंगी। इस तरह किसी के पास औलाद नहीं रहेगी तो तुम और महाराज अपनी मोना और अपने बेटे महेश को हासिल करने के लिए, मेरे पोते को ढूंढ निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे। अल्पा ने कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पोते को चंद रोज में ढूंढ निकालूंगी। आज महाराज को ये काला जादू करने दो, मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचने से ना रोको। महाराज ने कहा, मैं क्या खाक जादू करूंगा? ये नीलमा मेरे बेटे महेश को अगवा करने का चैलेंज कर रही है। मैं बेटे के लिए फिक्रमंद रहकर काला अमल नहीं कर सकूंगा। अल्पा ने कहा, नीलमा मैं तुम्हारे भगवान का वास्ता देती हूँ, मुझ पर भरोसा करो।
मैं चंद रोज में तुम्हारे पोते को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। ठीक है, चंद रोज बाद तुम मेरे पोते को ले आओगी तो मैं महाराज के काले जादू करने के दौरान में मदाखलत नहीं करूंगी। एल्पा ने गुस्से से कहा, तुम बहुत कमीनी हो महाराज, कैसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे दिमाग से चली जाऊं। फिर तुम सांस रोककर नीलिमा को भगा दो। सानी ने हंसते हुए कहा, महाराज सांस रोकेगा फिर सांस लेते हुए मंत्र पड़ेगा। मैं 1 मिनट के अंदर फिर दिमाग में आऊंगी तो यह सांस रोकेगा। मैं बार बार ऐसा करूंगी और बार बार महाराज अधूरा मंत्र पढ़कर फिर शुरू से पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब तक करता रहेगा? वह झुंझला कर बोली, क्या है तुम्हारी जिंदगी? पोते को तलाश करना और हमसे दुश्मनी करना। एक बार मेरा पोता मिल जाए तो फिर किसी से दुश्मनी नहीं करूंगी। क्या वो सितारा है कि उसे आसमान से तोड़ कर लाएं, या खजाना है जिसे जमीन से खोद कर निकालें? वो मरकर जी उठा और जी कर हमारी जान जला रहे। ना तलाश करने से कहीं मिलता है, ना कहीं से उसके दोबारा मरने की खबर मिलती है। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या महाराज को काला जादू कर दे और मुझे मेरी मोना को हासिल करने नहीं दोगी? क्या हम सबसे दुश्मनी करने की हमाकत करती रहोगी? सानी ने जवाब नहीं दिया। एल्पा ने फिर उसे नीलिमा कहकर मुखातिब किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो महाराज से बोली, वो हमें उलझन में डालकर चली गई है। हाँ, अभी चली गई है, फिर आकर देखेगी कि मैं काला जादू कर रहा हूँ या यहाँ से जा चुका हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। एल्पा ने कहा, महाराज थोड़ी देर इंतजार कर लो। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, काला जादू नहीं करूँगा। वो चैलेंज करके गई है कि मेरे बेटे को भी अगवा करेगी। महाराज, अगर हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम चंद टेलीपैथी जानने वाले भी इस दुनिया से उठ जाएंगे। मैं अपने जवान बेटे को इस दुनिया से उठाना नहीं चाहता, इसलिए अब उसे अपने करीब रखकर उसकी हिफाजत करता रहूँगा। तुम जज्बाती होकर बेटे के लिए परेशान हो। क्या तुमने उसके दिमाग को लॉक नहीं किया है? मैं लॉक कर चुका हूँ, लेकिन तुम समझ सकती हो कि नीलिमा किसी आलाकार के जरिए महेश को जख्मी करके उसके दिमाग में पहुंच सकती है। मैं किसी मामले में मसरूफ रहूंगा तो वो मेरी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर उसे अगवा कर सकती है। एल्पा ने मायूस होकर कहा, अब तो मेरे लिए भी दुश्मनी का रास्ता रह गया। तुमने अपनी ज़ुबान से यह तदबीर बता दी है कि तुम्हारे बेटे को जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे अगवा किया जा सकता है। नीलिमा ऐसा करे ना करे, मैं तो ज़रूर करूँगी। बेटे को फौलाद की 4 दीवारी में भी छुपा कर रखोगे तो उसे ले जाऊंगी। वो गुस्से से चली गई। महाराज ने मेरे पास आकर बताया कि काला जादू करने के दौरान में नीलिमा आई थी। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं भी तुम्हारे दिमाग में था और खामोशी से नीलिमा और एल्पा के चैलेंज को सुन रहा था। तुम बदहवासी में भूल रहे हो कि तुमने अपने बेटे का लबो लहजा भी बदल दिया है। इस लबो लहजे को मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, मैं ये भूल गया था। वो दोनों चुड़ैलें मेरे बेटे को सांप का लबो लहजे के जरिए ढूंढती फिरेंगी और उसके दिमाग तक कभी पहुंच नहीं पाएंगी। लेकिन एक बात है। वो क्या? मैं कभी अपने बेटे से गुफ्तगू करता रहूंगा तो ऐसे वक्त वो मेरे अंदर पहुंचकर उसका नया लबो लहजा सुन लेंगी। फिलहाल कुछ दिनों तक बेटे से राब्ता न करो, इसी में तुम बाप बेटे की भलाई है। जी हाँ, यही एक तरीका है। मैं कुछ दिनों तक बेटे से दूर रहूंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। वो चला गया। उधर महागुरु पांडे ने रत्ना, उसके पति मोहनदास और उसके बेटे को कबूल कर लिया। दोनों बहन भाई में मेल मिलाप हो गया और रत्ना अस्पताल में रहकर जख्मी भाई की तीमारदारी कर रही थी। फहमी और अली शहर में शॉपिंग करने के बहाने महागुरु मानिक जातियों की रिहाइशगाह से निकलकर दूसरी जगह गए। वहां उन्होंने अपना मेकअप तब्दील कर लिया ताकि मानिक जाति और उसके चेले उन्हें ना पहचान सके। उनके जाने के बाद सानी ने फहमी की हदायत पर महागुरु मानिक जातियों के अंदर आकर कहा, तुम 6 घंटों तक सांस रोक लेते हो, मैं तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा करना चाहूंगी तो तुम्हारा फौलादी दिमाग जलजले से मुतासिर नहीं होगा, लिहाजा सांस रोककर मुझे जाने पर मजबूर ना करना। वो बोला, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता, लेकिन तुम देख रही हो कि मैं तुम्हें अपने अंदर रहने और बोलने का मौका दे रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो? मैं अपना नाम बताऊंगी तो ये नाम तुम्हारे लिए अनजान होगा, तुमने कभी सुना नहीं होगा। मेरा ताल्लुक टेलीपैथी की दुनिया से है। मेरे पास आने का मकसद क्या है? ये बताने आई हूँ कि तुम जिस औरत को महागुरु पांडे की बहन रत्ना समझते रहे हो वो रत्ना नहीं है और उसके पति का नाम प्रीतम नहीं है। असल रत्ना और उसका पति मोहनदास अब महागुरु पांडे के पास पहुंच गए हैं। पांडे ने गुस्सा थूककर रत्ना की गलती मुआफ कर दी है और मोहनदास को अपना बहनोई तस्लीम कर लिया है। महागुरु पांडे तो अस्पताल में गहरे जख्म खाए पड़े। हाँ, रत्ना अस्पताल में जख्मी भाई के पास है और उसकी तीमारदारी कर रही है। वो औरत कौन है जो रत्ना बनकर मुझे धोखा देकर मेरे घर में रहती थी? वो मैं हूँ। तुम इतने अच्छे इंसान हो कि ना तुम्हें धोखा दिया जा सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर मैं चाहती तो जिस तरह महाराज ने महागुरु पांडे को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया, उसी तरह तुम्हें भी जख्मी करके इतना कमज़ोर बना देती कि फिर कभी तुम शक्तिमान ना कहलाते, मगर तुम इंसान के रूप में देवता हो। वाह, बहुत खूब। मुझे देवता भी कह रही हो और मेरी मुंह बोली बहन बनकर धोखा भी देती रही हो। मैं पहले नहीं जानती थी कि तुम किस कदर नेक इंसान हो। मुझे रफ्ता रफ्ता तुम्हारी खूबियां मालूम होती रहीं। तुमने रत्ना बनने का नाटक क्यों रचाया था? असली रत्ना को उसके भाई महागुरु पांडे से बचाने के लिए मैंने ये जाहिर किया कि अब मैं कमज़ोर औरत नहीं रही हूँ, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है।
कि मैंने महाराज की टेलीपैथी जानने वाले भाई गुरुदेव को हलाक कर दिया है। मैं तुम्हारी बहन इसलिए बन गई कि पांडे को और गुस्सा आए और वो यकीन कर ले कि उसकी बहन शक्ति हासिल करके अपने बाप दादा की जायदाद से अपना हक वसूल करने आई है और तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे जैसे शक्तिमान का सहारा ले रही है। तुम नेक इरादों से आई थी, फिर मुझ जैसे भाई से मिले बगैर क्यों चली गई? मैं तुमसे फिर कभी आकर जरूर मिलूंगी, लेकिन टेलीपैथी की दुनिया के जबरदस्त दुश्मनों ने मुझे अचानक तुम्हारी रिहाइशगाह से फरार होने पर मजबूर कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी रिहाइशगाह ना छोड़ती और वो वहां पहुंच जाते तो तुम्हें दूर से गोलियां मारकर महागुरु पांडे की तरह अस्पताल पहुंचा देते। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैंने तुम्हें अनजाने दुश्मनों से महफूज रखा है। मैं तुम्हारे काम आता रहा, तुम मेरे काम आ रही हो। तुम आज भी मेरी बहन हो और हमेशा ये रिश्ता कायम रहेगा, जरूर कायम रहेगा। मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। अब जा रही हूँ। अपना असल नाम तो बताती जाओ। उसने महसूस किया कि दिमाग में पराई सोच की लहरें नहीं है। नाम पूछने से पहले ही वो जा चुकी थी। मानिक जातियों ने सोचा यह अच्छा हुआ कि पांडे ने रत्ना की गलती मुआफ कर दी है। दोनों बहन भाई में मिलाप हो गया। मुझे अस्पताल जाकर दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी तरफ एल्पा ने झुंझलाकर फैसला कर लिया कि जब तक बेटी उसे नहीं मिलेगी वह दूसरों को भी सुकून से नहीं रहने देगी। उसके ख्याल के मुताबिक महाराज मेरा गुलाम बना हुआ था। उसने सोच लिया कि मेरे महाराज के और जख्मी पांडे के मामलात में मुदाखलत करेगी। भारत में मोसाद के कई एजेंट थे। उसने एक एजेंट से कहा, पूरी शहर के आईजी ऑफ पुलिस से फ़ोन पर रब्ता करो, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगी। अपनी एक टीम बनाकर इस शहर में आओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। उस एजेंट ने कहा, मैडम, मोसाद के 3 एजेंट अमरीकी CIA के एजेंटों से मिलकर महागुरु पांडे को ट्रैप करना चाहते हैं, मगर पांडे अस्पताल में जख्मी पड़ा है। दूसरे महागुरु मानिक जातियों ने हमारे दूसरे सुराग रसानों को धमकी दी है कि वो पूरी शहर में नजर न आए। जो भी रत्ना को अगवा करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अल्पा को मानिक जातियों के बारे में तफसील बताने लगा। फिर उसने फ़ोन के जरिए अल्पा को IG ऑफ पुलिस के दिमाग में पहुंचा दिया, जिस अस्पताल में महागुरु पांडे जेर इलाज था। अल्पा IG के जरिए वहां के डॉक्टरों और नर्सों तक पहुंच गई। फिर रत्ना के दिमाग में आकर उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। उससे पता चला कि रत्ना और पांडे के बाप दादा ने एक डायरी में लिखा था कि उन्होंने सलामत अली और करामत अली के साथ एक ही प्याले में दूध पिया था। उसके बाप दादा उन मुसलमानों के दूध भाई हो गए थे। उन्होंने पांडे को भी नसीहत की थी कि वो करामत अली के बेटे के साथ एक प्याले में दूध पीकर हिंदू मुसलमान के भाई भाई होने की रवायत को कायम रखे। अल्पा को रत्ना के जरिए मजीद ये मालूम हुआ कि मैंने खुद को करामत अली का बेटा कहा है, और इस तरह रत्ना और पांडे के चोर ख्यालात पढ़कर उनके खानदानी हालात मालूम करने के बाद चालबाजी से उनका बड़ा भाई बन बैठा हूँ। अल्पा ने रत्ना की सोच में उसके अंदर कहा, हमारे बड़े भैया टेलीपैथी जानते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने मेरे या पांडे भैया के चोर ख्यालात पढ़े हों और डायरी में लिखी हुई तमाम बातें मालूम की हों, और फिर हमें बेवकूफ़ बनाने के सिलसिले में हमारे खानदानी दूध भाई बन रहे हो। रत्ना की अपनी सोच ने कहा, यह मैं क्या सोच रही हूँ? बड़े भैया फरहाद तो हमारे लिए देवता समान है। उन्होंने बहन भाई में सुलह कराई है। इतना बड़ा काम हमारे बड़े भैया के सिवा कोई नहीं कर सकता था। अल्पा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपना सर पकड़कर सोचने लगी, मैं उलझनों में रहकर जहानत से काम नहीं ले रही हूँ। मुझे समझना चाहिए था कि बरसों से बिछड़ी हुई बहन अपने भाई से मिलकर फरहाद की एहसानमंद होगी। मुझे उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करने के लिए दूसरी चाल चलनी होगी। फरहाद इन बहन भाई की सुलह करा के पांडे जैसे रोबोट को अपने ज़ेरे असर ला चुका है। मुझे पांडे को उसके असर से निकालना चाहिए, मगर कैसे? उसके दिमाग ने समझाया कि जल्दी नहीं करना चाहिए। रत्ना के दिमाग में रहकर पांडे के पास जाते आते रहना चाहिए। इस तरह वहाँ कोई शिकार खेलने का मौका ज़रूर मिलेगा। वो फिर एक बार रत्ना के दिमाग में आई। उस वक्त महागुरु मानिक जातियों अस्पताल आया हुआ था। रत्ना और पांडे को सुलह करने पर मुबारकबाद दे रहा था। वहाँ रत्ना का पति मोहनदास भी था। मानिक जातियों कह रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि महागुरु पांडे ने ठंडे दिमाग से काम लेकर एक बड़े दिल वाला भाई होने का सबूत देते हुए रत्ना को गले लगा लिया। हमारे दुश्मनों का ख्याल है कि हम इस शहर के 2 महागुरु आपस में लड़ते मरते रहेंगे, लेकिन मैं महागुरु पांडे के पास नेक इरादों के साथ आया हूँ और चाहता हूँ कि मुझे रत्ना बहन की तरह अपना भाई बना ले। हम भाई बनकर रहेंगे तो दुश्मन हमें आपस में कभी लड़ा नहीं सकेंगे। महागुरु मानिक जातियों की इंसान दोस्ती की बातों से सब खुश हो रहे थे। एक पुलिस अफसर 2 सिपाहियों के साथ वहां मौजूद था, क्योंकि महागुरु मानिक जातियों पहली बार पांडे से मिलने अस्पताल आया था। ये शुबा था कि वो जख्मी पांडे से दुश्मनी कर सकता है। अल्पा ने रत्ना के पति मोहनदास के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो पुलिस अफसर के पास खड़ा हुआ था। उसने अचानक अफसर के हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर मानिक जातियों पर गोली चलाई। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ता, वह दूसरों से दूर होता हुआ मानिक जातियों पर फायर करता रहा। इधर उधर से भागते रहने के दौरान में फायरिंग के बायस मानिक जातियों को सिर्फ 3 गोलियां लगी, और 3 कुछ कम नहीं होती। बंदा मारने के लिए गोली काफ़ी होती है। मानिक जातियों गैर मामूली कुव्वतों का हामिल था। वो भी पांडे की तरह बुरी तरह जख्मी हुआ। फर्श पर गिरा लेकिन बेहोश नहीं हुआ। सिपाहियों ने मोहनदास को पकड़ लिया।
वह अल्पा की मर्जी के मुताबिक कहने लगा, पांडे भाई, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इसे गोलियों से छलनी कर दिया है। आपने मेरी बीवी यानी अपनी बहन को मुआफ करके हम पर एहसान किया है। मैं आपके एहसान का बदला चुका रहा हूं। पांडे ने गुस्से से कहा, ये क्या कह रहे हो? हमने कब कहा रे कि महागुरु मानिक जातियों को गोली मारो? क्या तुम पागल हो गवा हो? मोहनदास ने कहा, पांडे भैया आप फिक्र न करें, मानिक जातियों की हत्या का मुजरिम मैं बन रहा हूं, आप पर इल्जाम नहीं आने दूंगा। रत्ना ने मोहनदास की बात को झुटलाना चाहा। अल्पा उसके दिमाग पर छा गई। रत्ना ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, भैया मेरा पति मोहनदास आप पर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन आप पर इल्जाम नहीं आने देगा। यह आपके दुश्मन मानिक जातियों को कत्ल करने के जुर्म में फांसी चढ़ेगा और मैं अपने पांडे भैया की खातिर बेवा बनकर रहूंगी। एक तरफ मानिक जातियों को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जा रहा था और दूसरी तरफ पांडे गुस्से से चीख चीख कर कह रहा था, रत्ना, तोहरा और तोहरे पति का दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम दोनों हम दोनों के बीच दुश्मनी कराने आए हो? हम बड़े भैया फरहाद का बात मान के तू को गले लगाया और तू हमारा गला काटने के वास्ते झूठ बोलत है, और ये तेरा पति तो आस्तीन का सांप बन गवा है। हम मानिक जाति और उसका बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्पा जब तक रत्ना के दिमाग पर कब्जा जमा कर रही तब तक मोहनदास का दिमाग आज़ाद हो गया था। वो चौंक कर पूछ रहा था, क्या बात है? इन सिपाहियों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने क्या जुर्म किया है? पुलिस अफसर ने गुस्से से कहा, तुमने मेरा रिवॉल्वर लेकर सबके सामने महागुरु मानिक जातियों पर गोलियां चलाई हैं। शायद ही वो जिंदा बच पाएगा, मगर तुम्हें सजाए मौत होगी। मोहनदास ने कहा, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई है, आपका रिवॉल्वर भी नहीं लिया है। जब पांडे भैया की महागुरु मानिक जातियों से दुश्मनी नहीं है तो मैं उस महागुरु से क्यों दुश्मनी करूंगा? अल्पा रत्ना के दिमाग से निकलकर मोहनदास के अंदर आई। रत्ना ने चौंक कर पूछा, मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गई थी। शायद मेरे पति के साथ भी यही हो रहा है। हमारे दिमागों के अंदर कोई टेलीपैथी जाने वाला आ रहा है और हमें महागुरु मानिक जातियों का दुश्मन बना रहा है। हमारे पांडे भैया को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अल्पा ने अपनी आवाज़ को मर्दाना बनाने के लिए भर्राई हुई आवाज़ में मोहनदास के जरिए कहा, मैं हूं महाराज, मैं तुम सबको आपस में लड़ाकर नीच तो नाबूद कर दूंगा। अब मैं मानिक जातियों के चोर ख्यालात पढ़ने जा रहा हूँ। वो मानिक जातियों के दिमाग में आई। वो ऑपरेशन टेबल पर था। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट वगैरह उसके जिस्म से गोलियां निकालने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी शदीद तकलीफ के वक्त भी वो होश में था। अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए गुस्से से कराहते हुए बोला, कौन है? मेरे अंदर से जाओ, जाओ, मेरे अंदर से चले जाओ। अल्पा ने कहा, कैसे चली जाऊं? मैंने बड़ी हिकमत अमली से तुम्हारे दिमाग में जगह बनाई है। तुम्हें यह समझा दूं कि दोस्त बनोगे तो दोस्त बनकर तुम्हारे काम आती रहूंगी, और मुझे दुश्मन समझोगे तो मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वो अजाब में मुब्तला था। डॉक्टर पहले ये देख चुके थे कि महागुरु पांडे ने अपने जिस्म से गोलियां निकलवाने के लिए बेहोश होना मंजूर नहीं किया। ये दूसरा महागुरु भी होश में रहकर अजियतें बर्दाश्त करके गोलियां निकलवा सकता था, लेकिन उसने कहा, डॉक्टर मुझे फौरन बेहोश करो, कोई मेरे दिमाग में घुसी हुई है, मैं इसे भगाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसकी फरमाइश के मुताबिक एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करना चाहा। अल्पा ने उसके हाथ से इंजेक्शन की सिरिंज गिरा दी। उस डॉक्टर के दिमाग को झटका पहुंचाया। वह तकलीफ से चीखता हुआ आलात की ट्रॉली से टकराता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। अल्पा ने कहा, अपने मातहत डॉक्टरों और नर्सों से कह दो, मानिक जातियों के जिस्म से गोलियां निकालना चाहते हो तो इसे बेहोश ना करें। मैं इस महागुरु मानिक जातियों को समझाना चाहती हूँ कि ये मुझे अपने दिमाग से नहीं भगा सकेगा। मैं इसकी गैर मामूली कुव्वतों पर गालिब आ चुकी हूँ। डॉक्टर तकलीफ से कराते हुए बोला, यहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाली है? वो कह रही है कि महागुरु को बेहोश किए बगैर गोलियां निकाली जाएं। अगर इसे बेहोश किया जाएगा तो ये ऑपरेशन नहीं करने देगी। मानिक जातियों ने ऑपरेशन टेबल से कहा, अगर वो मेरे दिमाग में रहना चाहती है तो रहने दो, मुझे बेहोश ना करो, गोलियां निकालो। ऑपरेशन तो होना ही था, गोलियां तो उसके जिस्म से निकाली ही जानी थी। ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे के पीछे मानिक जातियों की जान बचाने की कोशिशें की जा रही थी। बाहर अस्पताल में यह सबको मालूम हो चुका था कि एक टेलीपैथी जानने वाली वहां मौजूद है। वो रत्ना और मोहनदास के दिमाग में रहकर पांडे और मानिक जातियों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी। उसी ने ऑपरेशन थिएटर में रहकर डॉक्टर को दिमागी झटका पहुंचाया था। अल्पा जो चालें चल रही थी उसमें कुछ खराबियां थी, लेकिन उसे कुछ फायदे भी हासिल होने वाले थे। वो फिलहाल दर्दो करम में मुब्तला रहने वाले महागुरु मानिक जातियों के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर रही थी कि वह अंदर से कितना गहरा शख्स था। जो ऊपर से नजर आता था वह अंदर से नहीं था। उसके बारे में पहली बात जो मालूम हुई वो ये थी कि उसने बज़ाहिर महागुरु बनकर रहने के लिए बड़े फ्रॉड से यह साबित किया था कि वो 6 घंटे तक सांस रोक सकता है, जबकि वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकता था। उसने आलमी सतह के योगा के माहिरीन और तमाम ममालिक के प्रेस वालों के सामने खुद को एक गड्ढे में दफन करने का मुजाहरा किया, जैसा कि बाद में महागुरु धनराज पांडे ने किया था। लेकिन उस गड्ढे के अंदर पहले से उसके मातहतों ने ऐसा चोर दरवाज़ा बना रखा था जो किसी को नजर नहीं आता था। इस चोर दरवाजे के जरिए मानिक जातियों एक तहखाने में पहुंच गया। इस शहर में उसके और कई चोर तहखाने थे जिनमें अफ्यून और चरस का जखीरा रहता था।
और वह पूरी शहर के समुंदर से अफ्यून और चरस स्मगल करता था। आलमी ड्रग माफिया के बड़े बड़े गॉडफादर से उसका राब्ता रहा करता। वो अपने लोगों में हिंदी बोलता था, मगर दुनिया की कई अहम जुबानें समझता और बोलता था। दुनिया की कितनी ही खुफिया एजेंसियों के लिए बड़े अहम कारनामे अंजाम देता था। अफगानिस्तान में एक पुलिसरार एजेंट ने मुझे चैलेंज किया था कि अगर मैं अफगानिस्तान से फ़ौरन वापस ना आ गया तो वहाँ से मेरी लाश लाई जाएगी। मुझे मौत के घाट उतारने के लिए उसने कई खतरनाक कातिल दरिंदों की टीमें तरतीब दी थी। ये कत्ल करने वाले सिर्फ हथियार इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि बड़ी जहानत और हिकमत अमली से अपने शिकार को घेर कर मारते थे। उस सीक्रेट एजेंट के 4 मक्कार कातिलों ने मुझे अफगानिस्तान में घेरा और हराम मौत मर गए। लेकिन उस सीक्रेट एजेंट ने यह दुरुस्त कहा था कि मुझे ख़त्म कर देने के लिए जो दूसरी टीमें आएंगी वो बड़ी जहानत और हिकमत अमली से काम लेंगी। उसकी एक मिसाल ये मानिक जातियो था। पुलिसरार एजेंट ने उससे भी मेरी मौत का सौदा किया था। मानिक जातियो बड़ी मक्कारी से अपनी नेक नामी कायम रखता था, लिहाजा उसने सीक्रेट एजेंट से कहा था, मैं फरहाद के मुकाबले पर नहीं जाऊंगा, लेकिन महागुरु पांडे जैसे रोबोट को वहां भेज सकता हूं। वो घर से भागने वाली बहन और उसके पति को हलाक करने की कसम खाए हुए है। अगर उस खर दिमाग पांडे को ये यकीन दिला दिया जाए कि फरहाद को कत्ल करने के बाद उसकी बहन और बहनोई को उसके सामने पेश कर दिया जाएगा, तो वो फरहाद को हलाक करने के लिए ज़रूर अफगानिस्तान जाएगा। मानिक जातियों ने चंद गैर मुल्की एजेंटों के जरिए यही बात पांडे को समझाई थी और वह मेरे मुकाबले के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए राजी हो गया था। लेकिन इस दौरान में मामला गड़बड़ हो गया। पांडे की बहन रत्ना अपने शौहर और बच्चे के साथ पूरी शहर पहुंच गई। अब वो समझना चाहता था कि जो रत्ना और उसका पति उसकी रिहाइशगाह में है वो असली हैं या ट्रेन के जरिए अपने पति मोहनदास के साथ आने वाली रत्ना असली है। ऐसे वक्त महाराज ने मेरी हदायत के मुताबिक ये कह दिया था कि उसने टेलीपैथी के जरिए मालूम किया है ट्रेन के जरिए पूरी शहर आने वाली असली रत्ना नहीं है। इस तरह मानिक जातियो धोखा खा गया। फहमी को असली रत्ना समझता रहा। उसने आईजी ऑफ पुलिस और वहाँ की इंतज़ामिया का एतमाद हासिल करने के लिए गैर मुल्की एजेंटों को धमकियाँ दी। उनसे कहा कि वो ज़ुबान से जिस रत्ना को बहन कह चुका है उसे कोई अगवा करने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। वहाँ मानिक जातियों के मंसूबे के खिलाफ ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि वो पांडे को मेरे मुकाबले पर वहाँ से ना भेज सका, क्योंकि वो ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँच चुका था। ऐसे वक्त सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे बताया कि वह असली रत्ना नहीं है, असली वही है जो अस्पताल में अपने भाई पांडे की तीमारदारी कर रही है। वो बज़ाहिर नेक दिल अमन पसंद शायरी की हैसियत से पांडे और रत्ना से मिलने अस्पताल आया तो फिर ऐसा वाक़या पेश आया जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था। वहाँ अल्पा ने पांडे और मानिक जातियों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बनाने के लिए मोहनदास के जरिए मानिक जातियों को जख्मी करके ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया। उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम करने लगी कि वह मानिक जाति ऊपर से जितना शरीफ है अंदर से उतना ही हरीफ है। जिस्म से गोलियां निकालने के दौरान में वो गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त के बावजूद कमज़ोर पड़ गया। पहले अल्पा की सोच की लहरों को महसूस कर रहा था, फिर कमज़ोरी के बायस दिमाग बेहिस हो गया। उसे पता न चला कि अल्पा उस पर गालिब आकर बड़ी खामोशी से तनवीमी अमल कर रही है। उसके दिमाग में यह नक्श कर रही है कि वह अल्पा की सोच की लहरों को आइंदा महसूस नहीं करेगा और ये समझ नहीं पाएगा कि वह अल्पा का मामूल और ताबेदार बन चुका है। फिलहाल मानिक जातियों की यह असलियत अल्पा को मालूम हुई। एक बार सानी उसके दिमाग में गई थी, उसे बताया था कि असली रत्ना कौन है। इस दौरान में सानी को उसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त फौलादी था। फिर वह ऐसा नेक और पुरअमन शायरी बना हुआ था कि हमने उस पर कभी शुबा नहीं किया, इसलिए फ़िलहाल हम उसकी असलियत से वाकिफ़ नहीं थे। अल्पा की बन आई थी। अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि मैं इस दुनिया से उठ जाऊं। ये ख्वाहिश अल्पा और दूसरे दुश्मनों की भी थी। मेरी फैमिली के दूसरे अफराद भी टेलीपैथिक इल्म से महरूम हो गए थे। उनकी तरह मैं भी इस इल्म से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता तो मेरी फैमिली की कुव्वत और रोबो दबदबे में कमी आ जाती। अल्पा ने मानिक जातियों के चोर ख्यालात पढ़कर इस पुरस्रार एजेंट के 2 फ़ोन नंबर मालूम किए थे जो मेरी मौत का सामान कर रहा था। वो किसी मुनासिब मौका पर उस पुरस्रार सीक्रेट एजेंट से फ़ोन के जरिए बात करने वाली थी। अभी वो मानिक जाति और रत्ना के दिमागों में वक्फे वक्फे से जा रही थी। ये मालूम करना चाहती थी कि मैं उनके पास आकर क्या करने वाला हूँ। उसने पांडे के दिमाग में जाने की कोशिश की थी। पांडे ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही कहा, बड़े भैया अगर तुम हो तो कोड वर्ड्स अदा करो, नहीं तो हम सांस रोक लेंगे। अल्पा कोड वर्ड्स नहीं जानती थी, इसलिए वो सांस रोकने से पहले उसके दिमाग से निकल आई। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को ज़हनी अजियत पहुंचाने के बाद यह साबित हो गया था कि वहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती मौजूद है। रत्ना और उसका पति मोहनदास बेकसूर हैं। वो महागुरु पांडे के दुश्मन नहीं है। उस नामालूम हस्ती ने मोहनदास के दिमाग पर कब्जा जमाकर मानिक जातियों पर गोलियां चलाई थीं। पांडे पहले तो गुस्से में गरजता रहा और फिर से बहन और बहनोई का दुश्मन बन जाना चाहता था, लेकिन पुलिस अफसर और डॉक्टरों ने उसे समझाया कि बहन और बहनोई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, तो उसका गुस्सा कदरे कम हो गया। रत्ना और उसका पति मोहनदास ये फैसला कर रहे थे कि वो इस अस्पताल को और इस शहर को छोड़कर पांडे से दूर चले जाएंगे।
करीब रहने से वो नामालूम हस्ती उनके जरिए पांडे भैया को भी नुकसान पहुंचा सकती है। पांडे ने बहन को जाने से मना किया और कहा, जब बड़े भैया हमारी खोपड़ियों में आएंगे तो ज़रूर उस दिमाग में आने वाली चुड़ैल का टेंटवा दबा देंगे। फहमी और अली उस शहर से जा चुके थे। मैं अफगानिस्तान में था। वहाँ ऐसी मसरूफियत थी कि बार बार पांडे की खैरियत मालूम करने नहीं आ सकता था। ये सोचा था कि 12 घंटों में एक बार उसकी खैरियत मालूम करने जाया करूँगा। अभी 12 घंटे नहीं गुजरे थे और अल्पा मेरी गैर मौजूदगी में उन बहन भाई को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी।